चलो हम लोग आगे देखते हैं। पिछला सेशन में हम लोग ट्रेड फाइनेंस का पूरा बैकग्राउंड और किस तरीके से क्या होता है वो सब चीज़ें देखा गया। अभी हम लोग उसके आगे चलते हैं और देखते हैं अपना ट्रांसपोर्टेशन में ICCL क्या होता है। ठीक है, ICCL का ट्रांजिशन जो है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग गुड्स का मूवमेंट देखे थे। गुड्स का मूवमेंट कैसे होता है। गुड्स का मूवमेंट हम लोग इंटरनेशनल ICCL जो हमेशा होगा वो बाई वे ऑफ जब भी सी वे ट्रांसपोर्टेशन होगा तो होगा ICCL। ठीक है, नाम ही है ICCL, ICCL, सी में सेल होगा। ठीक है, हाँ ट्रांजिट का टाइम चेंज हो जाएगा। हाँ, अभी यहाँ पे क्या होता है, ICCL का मतलब एक बायर है और एक सेलर है। ठीक है, तो बायर जो है गुड्स का परचेज करेगा, सेलर क्या करेगा, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट किया गुड्स, तो ये गुड्स इन ट्रांजिट ही है। ठीक है, और ये क्या कि जो बायर है वो किसी और को सेल कर दिया। ठीक है, B1 को सेल कर, किसी और को सेल कर दिया। तब गुड्स क्या होगा, गुड्स का ये जो ये था ऑनरशिप इसका होने वाला था, अब ये ट्रांसफर होकर इसको हो जाएगा। ठीक है, तो ICCL जब भी होता है तो ICCL ऐसे ही नहीं हो जाता है, ICCL का एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, उसको HSS एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, ICCL एग्रीमेंट बनाएगा, पूरा नोटराइज कराएगा और ये कस्टम को फाइल भी करेगा। कस्टम इसमें ठप्पा भी लगाएगा, कस्टम अपना स्टैंप लगा के देगा, तब जाके जब ये आएगा, अभी आगे भी हो सकता है ये ICCL किया, अब ये बोलेगा कि भाई हम जो है आगे एक और को कर देते हैं, हो सकता है ये आगे भी कर दे B2 को। तो यहाँ पे ICCL एग्रीमेंट 1 बनेगा, ये इसके बीच का ICCL एग्रीमेंट 2 बनेगा। तो ये जितनी बार होगा ये उतनी बार कस्टम को रिपोर्ट होगा। जो फाइनल जब ये आ जाएगा, मान लो इसके बाद ये B3 किया, तो ये जो फाइनल होगा, ये फाइनल जाके फिर बायर होगा और इसका फिर जो है ये मटेरियल फिर इसके नाम पे कंसाइन होगा। ठीक है, और इसका क्या होगा, ICCL में बिल ऑफ एंट्री फाइल होगा, क्योंकि गुड्स जब इंडियन पोर्ट में जब आ रहा है तो क्या होगा, बिल ऑफ एंट्री तो फाइल होगा। अब बिल ऑफ एंट्री में फाइल मान लो ये किया था, बायर किया था। ठीक है, तो ओरिजिनल बायर का नाम इसका आएगा और जो फाइनल खरीदा है उसका ICCL इंपोर्टर का नाम आ जाएगा। मतलब बिल ऑफ एंट्री जो होगा वो ओरिजिनल बायर के नाम पे होगा और बिल ऑफ एंट्री में नाम रहेगा कि ये परचेज किया है, लेकिन फाइनल इसके पास गया ICCL। हाँ, फिर इसका IC कोड IC कोड सब उसमें जाएगा। तो लेम लैंग्वेज में ये हुआ कि आप जैसे गुड परचेज कर रहे हैं, आपके पास वो गुड्स नहीं है, तो आप बोले कि हम कहीं और से गुड्स ला करके आपको दे रहे हैं, खरीद लिया है वो। ठीक है, तुम देखा कि कोई और पार्टी मार्केट में है, ठीक है, जिसको गुड्स का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तुम खरीदा है 100 में, बोला भाई तुमको 110 में बेच देंगे, ये 20 का डिफरेंस प्रॉफिट हो गया, इसका बेच दिया उसको। ठीक है, 110 में, उसको इमरजेंसी था, ये बोला चल कोई हमको थोड़ा देर बाद मिलेगा तो चलेगा, तो बेच इसको प्रॉफिट निकाल और ये कर। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये जो हुआ ICCL एग्रीमेंट में आता है, ICCL एग्रीमेंट में पूरा प्राइस लिखा रहता है, कितना प्राइस पे हुआ है। अब ये जब पहली बार जब मटेरियल परचेज करेगा तो इनवॉइस बनेगा, वो इनवॉइस पे वैल्यू डिक्लेयर होगा बराबर, वो वैल्यू का ये पेमेंट भी करेगा। मटेरियल परचेज किया तो पेमेंट करेगा ना बराबर। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आता है, पेमेंट किया, ये बिल ऑफ एंट्री नाम बना इसका, कोई फाइनल तो ये लेके जा रहा है मटेरियल, कस्टम में फिर ICCL एग्रीमेंट के हिसाब से इसके नाम पे फाइल हो जाएगा, तो इसके नाम पे बिल ऑफ एंट्री फाइल होगा, बोलेगा ये देखो ये हम पेमेंट किए, ये बिल ऑफ एंट्री है, और साथ में ये देगा ICCL एग्रीमेंट, और ICCL इनवॉइस भी बनेगा, HSS इनवॉइस। तब ना ICCL इनवॉइस बनेगा, तब ना एक पार्टी से दूसरे पार्टी से ऑनरशिप ट्रांसफर होगा। ठीक है, जैसे कि बिल ऑफ एंट्री बना B1 के नाम, हाँ B1 मान लीजिए ओरिजिनल बायर था, बिल ऑफ एंट्री में नाम रहेगा उसका नाम रहेगा, फाइनल और फिर HSS का जो है नाम आएगा, फाइनल बायर का नाम इसका आएगा, HSS का फिर इसका नाम आएगा। पेमेंट कौन करेगा दोनों में से, ये करेगा जिसके नाम पे बिल ऑफ एंट्री। हाँ, अब ये बोला कि भाई आपको एडवांस पेमेंट करो, तो क्या बोलेगा, पहले एडवांस पेमेंट कर देगा, उसके बाद मटेरियल आएगा। कभी कभी बायर 2 के नाम पे भी बिल ऑफ एंट्री बनता है, मतलब बायर 2 के नाम पे भी, मतलब हाँ बनता है,
B2 के नाम पे भी वो रहता है। हाँ बनता है, हाँ। लेकिन उसमें इसका नाम डिक्लेयर रहेगा। B1 पे रहता पहला जो माल खरीदा है उसका नाम रहेगा, उसके बाद में हाईसीएल हुआ है, तो ये पूरा चेन बनेगा, ठीक है। और इसमें हाईसीएल का एग्रीमेंट में वैल्यू रहेगा। ये $100 का ये खरीदा है, सपोज ये $100 में खरीदा है, ठीक है, $100 का। अब ये डोमेस्टिकली सेल करेगा, क्योंकि इंडियन पोर्ट में आएगा तो एक पार्टी से दूसरा इंडियन पार्टी को ही देगा ना, तो इंडियन पार्टी को डील किस में करेगा, रुपया में, ठीक है। तो ये $100 का बोला कि $100 में ये खरीदा है। अब ये 100 इसका जो है इसका मान लो खर्चा आ गया कितना, अभी के हिसाब से 90,000, ठीक है। ये बोला कि भाई हम 1 लाख में इसको बेच दे रहे हैं, तो हाईसीएल एग्रीमेंट में वैल्यू आएगा 1 लाख। भाई 1 लाख में है ये माल हम सेल किए हैं। ये नहीं कि डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है ना वो 10,000 का बना दिया, वो नहीं आएगा, ये नहीं आना चाहिए। जो फाइनल प्राइस होगा, फाइनल प्राइस जो इसको देगा वो आना चाहिए, तब ना पता चलेगा। नहीं मानो 10,000 का बनाए तो तुम कैसे मालूम यार $100 में 90,000 में माल खरीद रहा है और 10,000 में माल बेच रहा है, क्वेश्चन आएगा ना, अपने दिमाग में तो आएगा। तो ये चीज़ है, तो ये यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब इस हिसाब से अब ये सब तो ये हाईसीएल का एग्रीमेंट पूछा, मतलब कि इसमें क्या हुआ, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में ट्रांसफर हो गया। अब अगला आते हैं मर्चेंडिंग ट्रेड, ठीक है, इसको ऐसे ही रखो। मर्चेंडिंग ट्रेड में क्या हुआ, यहाँ पे एज ए हाईसीएल में समझो एज ए एजेंट का काम किया, यहाँ से माल खरीदा दूसरे को दे, बीच में एजेंट बन गया, बराबर, कोई डाउट। मर्चेंडिंग ट्रेड में सेम चीज होता है, एक आदमी से माल खरीदा, दूसरे आदमी को माल बेचा, ठीक है। लेकिन मर्चेंडिंग ट्रेड पहले ये डिसाइड होता है। मर्चेंडिंग ट्रेड में हम पहले डिसाइड है कि हम भाई तुमसे माल खरीदेंगे और तुमको माल बेचेंगे, ये पहले डिसाइड है। हाईसीएल में ये डिसाइड नहीं है, ट्रांसलेट का टाइम ही वो डिसाइड करता है। माल पहले भेज दिया, उसमें हाईसीएल किसको भेज रहा है किसी को पता नहीं है, सबसे बड़ा डिफरेंस। मर्चेंडिंग ट्रेड पहले पता है, हाईसीएल बाद में। नहीं तो फिर आदमी बोलेगा जब हाईसीएल हो ही रहा है तो फिर मर्चेंडिंग ट्रेड का फिर क्या मतलब है, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो मर्चेंट ट्रेड में एक क्वेश्चन भी यहाँ पे आ सकता है, हाँ। मान लीजिए अगर मर्चेंट ट्रेड में पहले से पता है कि हम आपसे माल लेंगे और आपसे लेने के बाद दूसरे को देंगे, तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं लेते। सही बात है, एकदम सही क्वेश्चन है। लेकिन इसका सबसे बड़ा आंसर है कि भाई क्या तुम जो मटेरियल को परचेज करने वाले हो, क्या तुमको मार्केट में सबके बारे में जानकारी है, सबके बारे में कांटेक्ट तो नहीं होगा, सबसे कांटेक्ट नहीं होगा ना। अगर ऐसा होता है, तुम सिंपल सा एग्जांपल समझो, तुम मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हो, ठीक है, 2 किलो का, 4 किलो का, 10 किलो का। अगर तुम ये सोचो कि बाजार में जाके जो हम दुकान में जाके खरीदते हैं, हम वहाँ क्यों खरीदते, सीधा किसान से खरीद लेते हैं, खेतवा में जाके सीधा खरीद लेते हैं। कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो तुमको एक चीज लेने के लिए उस जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे वो चीज का लेन देन हो रहा है, नहीं तो सब आदमी जाके खेत में खरीद लेता। किसान से आदमी कौन खरीद पाता है, जो किसान एक जगह पे खेत उगा रहा है, उसके आसपास में जो लोग रहता है, जो खेती नहीं करता है, वो बोलता है कि भाई चलो तेरे घर में आया 2 किलो आपको दे दे, वहां पे होता है। लेकिन वही अगर एक लोकेशन में है, दूसरे लोकेशन में कर रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। कोई आदमी होगा जो वहां से किसान से लेके आएगा, मार्केट में लेके आएगा, वो उस मार्केट से तुम खरीदोगे। तो सेम तरीके से मर्चेंडिंग ट्रेड है, ठीक है, कि भाई एक आदमी जो है, मैं ये माल बेचने वाला हूँ, मैं सपोज मैं स्टील में डील करता हूँ, तो मुझे पता है कि कौन कौन सा स्टील का कैसा कैसा क्या चीज़ है, क्या है। अब वो बंदा स्टील में डील नहीं करता है, वो कार बनाता है, उसको स्टील से लेना देना है। बोले मेरे को प्रीमियम क्वालिटी का स्टील चाहिए, क्योंकि हमको इस लेवल का गाड़ी बनाना है, सस्ते लेवल का गाड़ी बनाना हमको ऐसा है, सस्ता चाहिए, उस हिसाब से। तो क्या करेगा, उस हिसाब से ये बोलेगा तो भाई तुम मेरे को माल अरेंज करके दे। बोले ठीक है, तुमको चाहिए, तो मार्केट में निकालेगा, बोलेगा ठीक है तुमको ये, वो मार्केट में सर्च करेगा, ठीक है भाई ये जो सस्ता है चाइना वाला मार्केट है, सस्ता मिलता है। अगर बढ़िया वाला है तो जो है साउथ अफ्रीका में बहुत बढ़िया मिलता है। काम करना कि हमको ये बढ़िया वाला होगा तो हमको साउथ अफ्रीका से ओरिजिन का देना, अगर ये सस्ता होगा तो चाइना ओरिजिन का देना। अभी क्या हो जाएगा, सर्टिफिकेट ओरिजिन में क्या बनेगा, जैसा रिक्वायरमेंट वैसा बनेगा। अब इसमें मर्चेंडिंग ट्रेड में एक सबसे बड़ा खास बात है कि ये जो मर्चेंडिंग ट्रेड होगा, ठीक है,
मर्चेंट ट्रेड में 3 पार्टी है, एक है एजेंट, ठीक है, एक है बायर और एक है सेलर। ये एजेंट के लिए है, एजेंट इससे बाई कर रहा है और इसको सेल कर रहा है, ये बीच में सिर्फ इंटरमीडिएटर है। अब ये बंदा मान लो इंडिया में बैठा है, ठीक है, तो मर्चेंट ट्रेड में कभी भी ये जो सेलर और बायर है इंडिया में नहीं हो सकता है। तो दोनों अलग अलग कंट्री का होना ही चाहिए। हाँ, इंडिया में नहीं हो सकता है। मतलब ये जो भी सामान खरीदेगा, गुड्स खरीदेगा, वो इंडियन टेरिटरी को टच ही नहीं करेगा। हाँ, और आईसीसीएल में टच, इसका क्या बिल ऑफ एंट्री बन रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं बनेगा। मतलब बाहर से ही बाहर सामान आपको बेचना है, इससे लिया और इसको बोला भाई तू इसको बेच। इंडियन टेरिटरी का टच नहीं होना चाहिए। हाँ, मर्चेंट ट्रेड में इंडियन टेरिटरी पर टच नहीं होना चाहिए। कंट्री भी जाना चाहिए। हाँ, अब इसमें क्या होगा कि भाई अभी जैसे एक सवाल ये पूछा कि भाई अगर ये है कि जैसे हम इससे खरीद के इसको बेच रहे हैं तो ये वाला डायरेक्ट इसी से ये नहीं खरीदेगा, ये जो बायर है सेलर से डायरेक्ट क्यों नहीं खरीदेगा, ठीक है। एक तो ये चीज बोले, दूसरा चीज ये बोले कि भाई ये जो एजेंट है इसको बायर को पता ही नहीं चलने देगा कि हम इससे खरीदे हैं। अब वो कैसे होगा, तो उसमें उसका नाम डिक्लेयर नहीं होगा इनवॉइस में। इनवॉइस तो ये बनाएगा ना, इनवॉइस एजेंट बना, ये बायर सेलर जो है इनवॉइस बनाएगा एजेंट के नाम पे, एजेंट इसको पे कर देगा और ये फिर इनवॉइस रेज करेगा इसको, और सबसे बड़ा इससे खरीदेगा 100 में, तो इसको 100 से ज्यादा करना है। हमेशा प्रॉफिट होना चाहिए, एजेंट का बिजनेस हमेशा प्रॉफिट में। आईसीसीएल में लेकिन B1 ने जैसा समझाया वैसे वो हाँ। दे देता, मेंशन कर देता है। हाँ, बट सर उसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन वगैरह उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा, मोड ऑफ लोडिंग ये सब तो रहेगा ना कंट्री का। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट बनेगा तो ऑब्वियस सी बात रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सब रहेगा, बस अंदर ही हाँ, बट अभी इसमें जो ये सवाल पूछा कि बायर क्यों नहीं कर लेगा, इसका एक ही आंसर है, स्विच बीएल। स्विच बीएल, यहाँ पे नाम खत्म हो जाएगा। हम ए पार्टी से माल लिए, ठीक है, वो माल हम बोले तुम वहां पे डायरेक्ट भेजो, उसको बोले बीएल मेरे को ओरिजिनल दो, और मैं ओरिजिनल बीएल लेके उसको सरेंडर किया और बोला कि देखो ये जो है मैं भेज रहा हूँ मेरे नाम पे, उसमें जो है एक्सपोर्ट शिपर का नाम है, जो एक्सपोर्टर का नाम है वो चेंज करके मेरा डालो, मेरा नाम वो डाल के दूसरा बीएल दे देगा और वो बीएल हम दे देंगे इसको, तो जिससे हम माल खरीदे उसका नाम उसमें पड़ेगा। तब इसमें क्या होगा, बीएल कितने बनेंगे तो कंट्री का एग्जांपल देते हैं। अभी आईसीसीएल और एमटीटी में डिफरेंस समझा, हाँ, समझ में आया। दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, 2 पॉइंट बताओ। सबसे पहला जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ये जो मर्चेंट ट्रेड है उसमें अगर एजेंट अगर इंडिया का है तो वो इंडियन टेरिटरी को सामान गुड्स जो है वो इंडियन टेरिटरी को टच नहीं करना। बहुत बढ़िया। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि वो जो आईसीसीएल एग्रीमेंट बनता है उसमें पता रहता है कि सामान कहाँ से खरीदा रहा है और किसको लास्ट में जाएगा, वो सब पार्टी को सब एक दूसरे को मतलब उसमें डॉक्यूमेंट में नाम मेंशन रहता है। आईसीसीएल में पता नहीं रहता है, आईसीसीएल में जिसको फाइनल सेल कर रहे हैं उसको बाद में पता चलता है, शिपमेंट होने के बाद में पता चलता है। हाँ। लेकिन यहाँ पे पहले पता है, प्री-शिपमेंट पता हो, पहले पता है। यहाँ पहले पता है कि ये सामान बाहर से बाहर ही जाएगा और यहाँ हाँ, और किसको जाएगा, किसको जाएगा पता है, और इसमें चेंज नहीं होगा। एक बार जो बन गया सो बन गया, चेंज नहीं होगा उसमें। ये एक पार्टी मान लो ए पार्टी से ए 5 सीट खरीदे, बी को भेज रहे हैं, तो बाद में ये नहीं कर ए पार्टी भेजे बी नहीं खरीदा तो सी को भेज, ये नहीं होगा। मर्चेंट ट्रेड में ये नहीं होगा। इसमें हो सकता है कि भाई ये बोला बी बोला तो बी से सी को ट्रांसफर करो, ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और बीएल वगैरह तो एचएसएस में वही सेम ही रहेगा। हाँ, बीएल से चेंज नहीं होगा ना। हाँ, बीएल भी बनता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही बोले स्विच बीएल होता है, एचएसएस में भी स्विच बीएल कर सकते हैं। स्विच बीएल होता है ना, एक बीएल को जमा किया दूसरा बीएल तुमको दिया। ठीक है, स्विच बीएल का कंसेप्ट ही वही है। देखो अभी हम स्विच बीएल बोले,
ये जनरली जो यूज होगा ना मर्चेंटिंग ट्रेड में यूज होता है। मर्चेंटिंग ट्रेड में जब बनेगा, एक था इधर बायर सेलर, यानी कि एमटी के लिए बायर, मतलब एमटी इससे बाई कर रहा है और इसको सेल कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ, ये बाई कर रहा है, इससे मतलब ये क्या हो गया, इंपोर्ट, इंपोर्टर हो गया। ठीक है। और सेल कर रहा है तो इसको क्या हो गया, एक्सपोर्ट। तो मर्चेंट ट्रेड में एक ही एजेंट जो है, एक के लिए इंपोर्टर होता है, एक के लिए एक्सपोर्टर होता एकदम सही बात, एकदम सही बात, परफेक्ट, ठीक है। एक के लिए बायर और एक के लिए है। सेलर। अब बताओ इसको आईसी कोड का जरूरत है, नहीं। एकदम सही बात। किसमें डील कर रहा है, गुड्स में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मैंडेटरी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंपोर्ट ये करेगा तो इंपोर्ट का डॉक्यूमेंट क्या बनेगा, अलग बनेगा। एक्सपोर्ट करेगा तो एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट अलग बनेगा, ठीक है। और इसमें क्या अलग बनेगा, इनवॉइस अलग रहेगा, बीएल अलग रहेगा, पैकिंग लिस्ट सेम हो सकता है, ये दोनों। और बीओई, बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे बनाएगा ये दोनों के नाम पे। अब यहाँ पे बन जाएगा भाई इनवॉइस, चेंज हो जाएगा ये इन दोनों के बीच में, बीएल स्विच बीएल लगा दे। यहाँ पे इसको बोलेंगे इंपोर्ट बीएल और यहाँ पे एक्सपोर्ट बीएल, और यहाँ पे बीओई, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये दोनों के बीच का। फिर यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल तो नहीं आएगा। नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इंडियन टेरिटरी में टच ही नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो मर्चेंटिंग ट्रेड होगा इसका फाइल होता है आरबीआई में, आरबीआई को रिपोर्ट होता है कि भाई हम ये मर्चेंटिंग ट्रेड किए हैं, ठीक है। और ये मर्चेंटिंग ट्रेड का रेगुलेशन है कि तुम्हारा 4 मंथ में इसको पैसे का लेन देन, इससे पैसा लिया, इसको जिससे खरीद रहा है उसको पैसा दिया, जिसको बेच रहा है उससे पैसा लिया, ठीक है। और 9 महीने में पूरा खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। 4 महीने में पैसे का लेन देन और 9 महीने में पैसा आया गया तो फिर गुड्स आया गया। पूरा साइकिल 4 महीने में पूरा साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। 4 महीने में खाली पैसे का लेन देन, पेमेंट साइकिल 4 महीने में, और पूरा मर्चेंटिंग ट्रेड 9 मंथ में, ये खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे देख, स्विच बीएल करेगा तो क्या बोले, डिटेल सब, एक बीएल सरेंडर हो जाएगा तो इसका क्या करेगा, स्विच, ये पहला बीएल का कॉपी रखेगा, ये तो क्या हो जाएगा, इंपोर्ट बीएल है ना। तब उससे पता चलेगा कि ये जिस बैंक के साथ ये डील करेगा ना, उस बैंक के पास ये दोनों डॉक्यूमेंट आएगा। ये नहीं कर सकता कि हम एक्स बैंक में ये वाला किए और वाई बैंक में ये वाला किए, नहीं, एक ही बैंक में होगा। और जिस बैंक में होगा उसको दोनों लेख पता रहेगा, बैंक को दोनों लेख पता रहेगा, किससे माल आ रहा है, किसको माल बेच रहा है, बैंक को सब पता है, कितना में माल खरीद रहा है, कितना माल बेच रहा है, बैंक को पता है। हाँ, इसमें लॉस में नहीं कर सकता, हमेशा प्रॉफिट में होगा, लॉस हुआ रिजेक्ट। सर प्रॉफिट दिखाना ही दिखाना है, करना ही है, दिखाना नहीं है, प्रॉफिट होना है। तो इसका तो मतलब स्पेसिफाइड एजेंट ही होता हो, सब तो कर नहीं पाता होगी मर्चेंट ट्रेड। स्पेसिफाइड जो आदमी, जो कंपनी करना चाहता है वो कर सकता है, इसके अलग से लाइसेंस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। अलग से लाइसेंस का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, हर एक बैंक मर्चेंटिंग ट्रेड में नहीं करता है, या मर्चेंटिंग ट्रेड को अवॉइड करता है, या फिर बड़े कंपनी को देता है, छोटे कंपनी को बोलता है कि भाई उतना ये नहीं है, जोल जाल बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, ट्रैकिंग नहीं है। गुड्स का कहीं ट्रैकिंग होगा? बैंक तो वैसे भी डॉक्यूमेंट को डील करती है। बैंक डॉक्यूमेंट तेरे पास कुछ भी ला के बना देगा तो तुम एक्सेप्ट कर लोगे, है ना। अभी उसी के लिए क्या है, टीबीएमएल, टीबीएमएल करते हो, क्या है फुल फॉर्म? ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग। हाँ, ये सब में जो घुसता है ना, बेसिक चेक ये है टीबीएमएल। अगर ये चेक नहीं हो रहा है तो फिर इसका क्या लेगा, ये सब इतना तामझाम का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो भैया टीबीएमएल होना ही चाहिए। अब इसमें कैसे करेगा कि ये वाला है,
ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये ट्रांसपोर्ट एक्चुअल में हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे पता करेगा? ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। ये जो बीएल है इसका वेरिफिकेशन होगा। इसका वेरिफिकेशन तो आईएमबी रिपोर्ट से, आईएमबी रिपोर्ट। हाँ IMB हाँ, इंटरनेशनल मैरीटाइम बोर्ड, आईएमबी रिपोर्ट होता है। कोई भी बीएल बना उसका गवर्नमेंट अथॉरिटी है, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी में देखना, कोई भी मशीनरी ट्रेड करता है ना, तो ये बीएल लगा के उसको भेजता है, देखो ये बीएल हम भेजे हैं, क्या मटेरियल का मूवमेंट, गुड्स का मूवमेंट एक्चुअल में हुआ है कि नहीं हुआ है, वो रिपोर्ट देगा। जहां पे देखा ये निगेटिव रिपोर्ट, कैंसिल, कैंसिल। पॉजिटिव रिपोर्ट एक्सेप्टेड। और कभी भी बैंक मशीनरी ट्रेड करेगा तो बोलेगा भैया ओरिजिनल बीएल मेरे पास आना चाहिए। तेरे पास अगर बैंक के पास ओरिजिनल बीएल नहीं आएगा तो कॉपी तो कुछ भी बना के कोई भी दे देगा। तो वो तो सिंपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी ऑर्डर बीएल का डिमांड करते हैं ना, जरूरी नहीं है, तो जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है। अगर मान लो कोई इंपोर्ट बिल ऑफ इंट्री के सामने पेमेंट करने का, ये मेरा बिल ऑफ इंट्री के सामने आप पेमेंट करिए, तो मुझसे ओरिजिनल बीएल मांगोगे? नहीं मांगोगे ना जी, बिल ऑफ इंट्री फाइल है, नहीं मांगोगे। गवर्नमेंट का पोर्टल में दिख रहा है, क्यों मांगोगे? बिल ऑफ इंट्री का देखोगे कि वो बराबर है या नहीं है, सही तरीके से है या नहीं है, वो देखोगे। वो जो डिटेल दिया है बिल ऑफ इंट्री से है कि नहीं, बराबर है कि नहीं है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सब देखोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रैकिंग होगा, ठीक है। ये इससे ट्रैकिंग करेगा, हाँ भाई हुआ है कि नहीं हुआ, देखा है बस ठीक है, मजिस्ट्रेट करो, नहीं है नहीं करेगा। तो कभी भी बैंक यहाँ पे इंसिस्ट करेगा ओरिजिनल बीएल आना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर जो बैंक अपना पॉलिसी बनाएगा उसके हिसाब से जो है करेगा। परमिट करना होगा तो परमिट करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा। लेकिन आरबीआई बोलता है कि भैया मर्चेंट ट्रेड आप करिए तो बोनाफाइड जेन्युइननेस इंश्योर करिए। अब वो बैंक कैसे करता है, जो बैंक के पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना, सब क्लियर है? हम लोग देखते हैं प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, ठीक है। अब कोई भी कंपनी मटेरियल बनाता है, सेल परचेज करता है, तो उसको पैसे का दरकार है, पैसे का ज़रूरत है, ठीक है। कोई भी कंपनी बिजनेस करता है तो अपने पैसे से बिजनेस नहीं करता है, मार्केट से उठाता है, ठीक है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो चाहे बैंक से हो, पैसे उठाता है, बिजनेस करता है, उसमें से अपना देता है, प्रॉफिट रखता है, ठीक है। मैक्सिमम बिजनेस ऐसे ही चलता है। तुम हमसे बिजनेस करो, हम तुमसे बिजनेस करो, बिजनेस ऐसे ही चलता है। कोई अपना करके खुद से इस्टेब्लिश होना आज के ज़माने में फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या बैंक करता है, हम लोग गुड्स वाला ही मेन देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग प्री शिपमेंट फाइनेंस, ठीक है। प्री शिपमेंट का मतलब ये है कि भैया मटेरियल सप्लाई करने के पहले फाइनेंस ले रहा है। अब प्री शिपमेंट फाइनेंस लेगा क्यों, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ होता है कि भाई हम जो है गुड्स का है बहुत बड़ा सप्लायर है, या फिर मेरे पास कंपनी का ऑर्डर आया हुआ है कि भाई हमको ये गुड्स उसको देना है जिसमें हम बिजनेस करते हैं, ठीक है, बराबर। अब हम बिजनेस करते हैं उस गुड्स में, तो हमको वो गुड्स मुझे तैयार करना है, मुझे रॉ मटेरियल लगेगा, रॉ मटेरियल को उसके ऊपर प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और क्या क्या सब प्रोसेसिंग रहेगा, उसके ऊपर जो भी रहेगा तामझाम रहेगा वो सब वो करेगा। अब वो गुड्स उसको रॉ गुड्स देना है या फिर कुछ प्रोसेस करके उसको देना है, ये तो दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट रहेगा वो होगा, ठीक है। जनरली जो है क्या करेगा, तुम कुछ है, चलो भाई तुम बहुत बड़ा ये बनाता है, कार का एक टायर बनाता है, ठीक है। अब जो कार बनाने वाला कंपनी होगा वो क्या बोलेगा कि हमको टायर बनाने का मटेरियल तो हम टायर बनाएंगे, क्या बोलेगा, मेरे को टायर दो, बराबर। अब ये टायर बनाने वाला कंपनी क्या करेगा, टायर बना के उसको टायर दे देगा, वो क्या रिक्वायरमेंट देगा, मेरे को इतना इंच का, इतना साइज का, इतना लेंथ का, इतना विड्थ का, मेरे को ऐसा बना के दो, ये बना के देगा।
अब ये जब बना के देगा तो इसको बनाने के लिए क्या मटेरियल चाहिए, अब टायर बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए, रबर वबर जो भी क्या क्या चीज़ होता है मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल किसी से खरीदेगा या कहीं से वो अरेंज करेगा। अब खुद तो प्रोड्यूस सब नहीं ना करता जी, सब कुछ खुद से प्रोड्यूस तो नहीं करता, तो इससे लेगा, कोई ए से लेगा, कोई बी से लेगा, ठीक है, सबसे लेकर वो मटेरियल बनाएगा और फिर उसको देगा, और उसको देने के बाद फिर उसको पैसा आएगा। इसमें कितना टाइम जाएगा, टाइम जाता है। तो ये क्या बोलता है कि भाई जो मटेरियल बेचने वाला है, एक्सपोर्टर बोलो, ठीक है, या सेलर बोलो, वो क्या करता है, बोलता है कि भाई मेरे पास 10 करोड़ का ऑर्डर आया है, आप मेरे को पैसा दे दो, ठीक है, मैं माल बना के बेचूंगा, ठीक है, और फिर उसका जब पैसा आएगा तो मेरे से पैसा तुम ले लो, ठीक है। ये होता है प्री शिपमेंट, मतलब शिपमेंट के पहले, मटेरियल सेल होने के पहले उसको फाइनेंस कर दिया, सेल हुआ फिर ले लिया। ये वर्किंग कैपिटल, हाँ वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करते हैं। हाँ हाँ उसमें बैंक से ही लेगा ना, फाइनेंस लेगा। हाँ, जरूरी बैंक से इसका टेनर होता है मैक्सिमम 360 डेज। जैसे पैकिंग क्रेडिट होता है, यही पैकिंग क्रेडिट ही है, अच्छा, ये पैकिंग क्रेडिट होगा। प्री शिपमेंट फाइनेंस इज पैकिंग क्रेडिट होती है, ठीक है। अब ये दो तरीके का होता है, ठीक है, एक होता है रनिंग अकाउंट और दूसरा होता है ऑर्डर बेस्ड। ये दो तरीके का होता है। रनिंग अकाउंट का मतलब क्या हो, जैसे रिलायंस है, टाटा से, इनके पास ऑर्डर का कमी नहीं, आते रहता है, बेचते रहता है, आते जाता है। तो ये लोग क्या बोलता है, भाई हम ऑर्डर मेरे पास इतना संभव नहीं, तो एक एक ऑर्डर निकाल के दे, मेरे पास चलते रहता है, आप जो है सो मेरे को पैसा दो, पैसा आया, ठीक है, पैसा आया फीफो बेसिस पे तो लेते जाओ, ठीक है। तो रनिंग अकाउंट में ऑर्डर नहीं देना पड़ता है, ठीक है। ऑर्डर बेसिस में मतलब क्या, मेरे पास 10 करोड़ का ये परचेज ऑर्डर है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट है, ठीक है, ये इनवॉइस है, ये मेरे पास सेल ऑर्डर है, ठीक है, ये हमको मिला है, अब इस ऑर्डर के सामने हमको तुम प्री शिपमेंट लोन दो, ठीक है। तो ये हो गया पर्टिकुलर ऑर्डर के बेस। और ये क्या होगा, मेरे पास ऑर्डर आते आते जाते रहता है, ठीक है, आज एक दिया, कल दूसरा दिया, परसों तीसरा दिया, ठीक है। तो ऐसे कर करके ये देते गया, और फिर इसका जैसे जैसे माल उधर होते गया, ड्यू डेट होते गया, सबका पैसा आते गया, ठीक है, पैसा भी आते गया। अब ये पैसा जब आ गया तो जो सबसे एक नंबर पे हम जो पैसा दिया है उसको सबसे पहले हम उसको क्लोज करेंगे, पहला लोन ये खत्म हो गया तो फिर इसको क्लोज करेंगे, फिर क्या हो गया, फिर यहाँ से फिर 4 नंबर लोन दिया, फिर इसको क्लोज करेंगे, फिर 5 नंबर लोन दिया, मतलब जो जिसका ड्यू डेट पहले आएगा फीफो बेसिस पे उसको क्लोज करते जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि ये ऑर्डर है, हमको ऑर्डर नंबर 1 मिला, पैसा हमको इसी ऑर्डर का जब आएगा तो ये वाला हमको क्लोज करेंगे। इसमें ये फीफो बेसिस से नहीं होता, ठीक है, इसको ईपीसी बोलते हैं, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक्सपोर्ट ऑर्डर के सामने है। अभी इसमें रनिंग अकाउंट में क्या होता है, वो रनिंग अकाउंट फैसिलिटी लोन ले लिया, 30 डेज का टाइम रहता है कि भाई 30 डेज का मेरे पास इतना सा ऑर्डर है, तुम ले लो ऑर्डर, ये कॉपी ले लो, मेरे पास ये ऑर्डर है, ठीक है। और समरी अपना जो है दे देता है, मेरे पास इतना सा ऑर्डर है, 10 ऑर्डर है, 10 ऑर्डर हम तुमसे 5 करोड़ का है, 10 ऑर्डर का मेरा वैल्यू 15 करोड़ है। सर ये जो रनिंग अकाउंट का होता है वो किस बेसिस पे है, डीओई वगैरह कुछ ऐसा रहता है क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, खाली रिक्वेस्ट लेटर, खाली रिक्वेस्ट, ठीक है। इसमें मांगेगा ही, ऑर्डर बेस्ड में ये मांगेगा इनवॉइस, मतलब उसका लिमिट रहेगा तो पैसा देते जाएगा, मतलब हाँ। है ना, हाँ लिमिट रहना तो जरूरी है। हाँ, देगा ना, जहाँ पे भी ये बात कर रहे हैं पैकेज क्रेडिट, बैंक फैसिलिटी देगा तब, तो बैंक फैसिलिटी तो अपना जो भी कस्टमर का एक्सेस करेगा, उसका क्या तब जो है क्या पोर्टफोलियो है, क्या फाइनेंशियल है, हाँ वो सब उसका बैंक सब एक्सेस करेगा, उस क्रेडिट जो रहेगा उसका जो भी लोन क्रेडिट का डिपार्टमेंट रहेगा वो सब एक्सेस करेगा, और फिर उसको देगा कि भाई तेरे को 10 करोड़ का, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का तुमको हम पैकिंग क्रेडिट का फैसिलिटी दे दिए, तुम इसको
यूज़ करो, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो देगा। अब वो 100 करोड़ का जैसे इस्तेमाल करना है करे, ठीक है, जो ऑर्डर है उसके सामने वो करे, ठीक है। तो ऐसा होता है। आप कोई अभी मान ले सपोज कि भाई सेल कंपनी ही है, वो जाएगा कि मेरे को भाई एक्सपोर्ट जो है दो, तो उसको एक्सपोर्ट ऑर्डर से देगा फैसिलिटी। सब बड़े बड़े कंपनियां हैं, सब कंपनी उन लोग का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है वो है, उन लोग को देखेगा कि हाँ ये चीज़ है, बैंक में कितना फैसिलिटी एग्जिस्टिंग है, उसके हिसाब से जो पॉलिसी से बनता है देगा। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए आपको टैगिंग रेट बोला, तो उसके लिए जो बैंक का अपना कंप्लायंस होता है वो बैंक अपना कंप्लायंस बिल्कुल करेगा। रनिंग अकाउंट के लिए जो भी उसका कंप्लायंस होता है वो जो भी। अभी सिंपल सोचो, तुम एक पर्सनल लोन लेते हो, तो पर्सनल लोन तुम जब लोगे तो पर्सनल लोन क्या चेक नहीं करता है तुमको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, तुम्हारा सिविल रिपोर्ट निकालता है कि नहीं निकालता है। तो एक्सेस करने का सबका अपना अपना प्रोसीजर है, अपना अपना उसका तरीका है, उसका प्रोसेस है, गाइडलाइन है, सबका अपना अपना वो बना के रखा है, अपना अपना बैंक अपना अपना जो है बोर्ड, उसका जो बोर्ड है उसे अप्रूव करा के अपना पॉलिसी करके रखा, उसके हिसाब से वो एक्सेस करता है, ठीक है, उस हिसाब से उसको जो बनता है देता है, ठीक है। हमें देखना है कि वो सब चीज़ हो जाने के बाद तुम कैसे फाइनेंस करते हो, कितना फाइनेंस करते हो और कितना टर्म तक कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब वो चीज़ तुमको देखना है। अब कोई मान लो कि भाई जो है लोन ले लिया, 360 डेज खत्म हो गया और लोन चुका ही नहीं पाया, तो क्या करेगा, क्रिस्टलाइज कर देगा। क्रिस्टलाइज मतलब अब ये जो है, ये जो लोन है वो कोई भी करेंसी में ले सकता है, जो फ्रीली ट्रेडेबल करेंसी है। INR में भी ले सकता है, लोकल करेंसी में। बाकी USD, यूरो, JPY जो है उसमें सब ले सकता है, ठीक है। अगर मान लो कंपनी ने USD करेंसी में रेट ये लिया, फाइनेंस लिया, ठीक है, तो कंपनी को किसमें मिलेगा, उसको ऑर्डर है USD का, पैसा उसको USD, बैंक उसको USD देगा, लेकिन USD कन्वर्ट करके उसको INR में देगा। सपोज उसका $1,00,000 का बोला PCFC दो, तो $1,00,000 का जो उस दिन का जो रेट होगा उस रेट से कन्वर्ट करके उसको इतना पैसा देगा। लेकिन बैंक INR में ही देगा, बैंक रुपीज में ही देगा, लेकिन ये फाइनेंस का जो लोन है खड़ा करेगा कितना, USD 1,00,000, मतलब USD 1,00,000 इसको हम डिसबर्स की, USD 1,00,000 इसको लोन दिया, ठीक है। और यही पैसा जब वो नहीं चुका पाएगा तो फिर बैंक क्या करेगा, इसको USD को कन्वर्ट कर देगा रुपया में, जिस दिन करेगा उस दिन करेगा, TTCL का रेट लेके इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन उसको बोलते हैं। ये तुमको प्री पोस्ट सब में मिलेगा, ठीक है, बराबर। यहाँ प्री शिपमेंट में कोई दिक्कत, ठीक है, मतलब क्या शिपमेंट के पहले, अब इसी का आ जाओ पोस्ट शिपमेंट। पोस्ट शिपमेंट का मतलब सही दिख रहा है भैया, एक्सपोर्ट हो गया या शिपमेंट हो गया तो हम फाइनेंस दे रहे हैं, ये सब एक्सपोर्ट में फाइनेंस होता है, प्री पोस्ट सब एक्सपोर्ट में फाइनेंस होता है, ठीक है। बोलेगा इंपोर्ट में फाइनेंस, इंपोर्ट में फाइनेंस का अलग तरीका है, ठीक है, ये एक्सपोर्ट में फाइनेंस होता है। तो पोस्ट शिपमेंट में क्या होगा, एक्सपोर्ट कर दिया, पैसा उसको फ्यूचर में आएगा, अब उसको हम एडवांस से पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पेपर सब बना रहेगा एक्सपोर्ट होने के बाद, इनवॉइस, BL और शिपिंग बिल, ये 3 चीज जरूरी है, ठीक है, बराबर। अब इसका पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। ये क्या है, कलेक्शन बिल, ठीक है, एक हो गया अंडर LC,
ठीक है, अंडर एलसी। और एक हो गया फैक्टरिंग, फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग। ऐसे से तरीके होते हैं उसको फाइनेंस करने के। अब ये बोलेगा कि भाई कलेक्शन बिल है, कलेक्शन बिल में फाइनेंस कैसे हो? कलेक्शन में तो बैंक का लायबिलिटी होता ही नहीं है, बराबर ना। तो कलेक्शन बिल फाइनेंस करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका तो क्या है कि बैंक ने जो है पोस्टपेड फाइनेंस का लिमिट सैंक्शन कर दिया, वह तुमको हम 10 करोड़ का जो है पोस्टपेड फाइनेंस तुम ले सकते हैं। तो क्या करेगा, ये सब पेपर लेके आएगा और बोलेगा कि ये भैया ये मेरे पास पेपर है, आप मेरा लिमिट जो है सो 10 करोड़ में से 1 करोड़ का लिमिट यूज़ कर दो और मेरे को इसके सामने लोन दे दो, कलेक्शन बिल के सामने, ठीक है। पेपर लेके आएगा, तू देखा कौन सा कंट्री से वंट्री से कौन सा कंट्री से डील किया है, ठीक है। वो हाई रिस्क है, लो रिस्क है, वो सब वो देखेगा, एक्सेस करेगा। अब मान लो ये डील किया होगा केन्या के साथ या अर्जेंटीना, सब जो मतलब हाई रिस्क की कंट्री है, या वेरिया। अब जैसे तुम जाएगा सीरिया, रिस्ट्रिक्टेड कंट्री, करेंगे ही नहीं, ठीक है। श्रीलंका अभी रहेगा तो रिस्ट्रिक्टेड में रहेगा। तो ऐसा जो कंट्री रेस्ट्रिक्टेड है भैया हम नहीं देंगे, भले तुमको 10 करोड़ का लिमिट देकर रखे, ठीक है। लेकिन यही देखा कि ये भाई जो है सो जर्मनी से कर रहा है, हाँ भाई ठीक है, तुमको हम देते हैं। तो ये सब बैंक एक्सेस करेगा अपना सिस्टम में, इसको एंट्री मारेगा और इसको फाइनेंस करके देगा। अब ये इनवॉइस में देखेगा कि भैया पेमेंट अब क्या है, 30 डेज है, ठीक है, 60 डेज है, 90 डेज है, जो उसका रहेगा उस हिसाब से करके देगा, ठीक है। वही तो समझा रहा है। अभी कलेक्शन में क्या क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, ये दो तरीके का होता है। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट क्या हो गया, साइट, और डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस क्या हो गया, यूसान, ठीक है। तो हम लोग यूसान से बिल करते हैं ना कि उसको 60 डेज के बाद पैसा आने वाला है, तुमको जो है हम अभी एडवांस से पैसा दे दिए। अब बैंक इसमें क्या करेगा, जो अपना कमीशन चार्ज वार्ज रहेगा वो डेबिट करके उसको माइनस करके डिडक्ट करके उसको पैसा दे देगा। अब इसमें भी क्या होता है, बैंक बोलता है कि भाई तेरा 100% बिल हम फाइनेंस हम नहीं करेंगे, तेरा 90% हम फाइनेंस कर देते हैं, ठीक है। जब तेरा 100% पैसा आ जाएगा तो हम 90% रख लेंगे और 10% तुमको दे देंगे, बराबर। अब ये 90% पे जो बैंक का जो चार्ज वार्ज बनता है वो सब अपना ले लेगा, ठीक है। इसको बैंक बोलता है भैया होल्ड अमाउंट, इसको हम लोग होल्ड कर लिए हैं 10% जो। अभी तुम सिंपल है सोचो ना, तुम जाते हो होम लोन लेने को, तेरे को होम लोन का प्रॉपर्टी का दाम है 50 लाख, तो बैंक तुमको 50 का 50 लाख देता है। बैंक बोलता है भैया 5 लाख आप अपने से लेकर आओ, 45 लाख तुमको हम देते हैं। ऐसा ही होता है ना, नहीं इतने बोलेगा भाई पैसा कुछ चाहिए नहीं है और चले हैं घर लेने, बराबर। तो कुछ ना कुछ अपना डालना पड़ता है। तो ये बैंक 100% भी देता है, डिपेंड करता है। अब जाएगा अंबानी को बोलेगा भैया हमको घर लेना है, ठीक है, वो दो, तो उसके अलग पॉलिसी बनाया होगा, रखेगा बैंक अपना पॉलिसी, जो अप्रूव जो बैंक का डिसाइड करना होगा अपना करेगा, देने वाला देता है, नहीं देना होगा नहीं देगा, ठीक है। तो ये तरीके से होता है। अभी यहाँ पे DADP हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे होता है ना, अब एक बहुत बड़ा चीज़ है, दोनों ये तो हो गया जब बैंक लोन दिया तब, बराबर। अब एक चीज़ सोचो कि बैंक लोन नहीं दिया और बोल रहा है फाइनेंस करो। कलेक्शन में बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है तो क्या बैंक के ऊपर लायबिलिटी है उसको पे करने का? नहीं है, कलेक्शन में तो नहीं बनेगा, कलेक्शन में नहीं जाएगा तभी बैंक का लायबिलिटी हाँ। बनेगा। अब कलेक्शन में एक आता है कि भैया अगर तुमको सवाल पूछ दिया कि क्या कलेक्शन में बैंक लायबिलिटी लेके कर सकता है, अपना बैंक अपना गारंटी ऐड कर सकता है पेमेंट करने के लिए? हाँ कर सकता है। कैसे कर सकता है? एक्सेप्टेंस देगा, वो प्रेजेंट करेगा तो उसके बाद बैंक एक्सेप्टेंस देगा।
क्या लिखा है? Evaluation, yes. तो इसके थ्रू बैंक जो है गारंटी ऐड करता है बिल ऑफ एक्सचेंज पे। अभी एक कस्टमर ये लेके आया था, यूएस लेके आया था, हाँ। उसमें evaluation लिखा था, तो उसको समझ नहीं रहा था, कलेक्शन बिल था, तो पूछ रहा था कि कर सकते हैं नहीं कर सकते। समझा? तो अब ये जो अवेल है सबको नहीं देता है, ये कौन देता है? इम्पोर्टर वाला देता है, इम्पोर्टर का बैंक देता है। मतलब सपोज हम है सेलर वाला बैंक, तो हम अवेल करेंगे, इम्पोर्टर वाला करेगा, जिसने, क्योंकि पेमेंट का ऑब्लिगेशन किसका है? इम्पोर्टर का ऑब्लिगेशन है पेमेंट करने का। तो इम्पोर्टर का बैंक उसका बिल ऑफ एक्सचेंज को जब अवेल करेगा तो वो यहाँ पे पेमेंट करेगा। तो सेलर एक्सपोर्टर के साइड से कभी भी अवेल नहीं होगा। वो अगर बैंक एविलाइजेशन करके देगा, इसका मतलब सामने वाला सेलर को एश्योर हो जाएगा कि हमको पेमेंट आएगा ही। हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज पे लिखा रहता है अवेल, ठीक है, तब ही होता है। तो अगर कोई बोलेगा कि भैया कलेक्शन का डॉक्यूमेंट के क्या बैंक का गारंटी होता है पेमेंट करने का, तो भैया हाँ होता है, सब्जेक्ट टू अवेलाइजेशन। लेकिन अवेलाइजेशन नहीं है तो नहीं कर सकता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो बैंक एवेलाइजेशन का भी अलग से मतलब चार्जेस लेता रहेगा? बिल्कुल, बिना चार्ज का बैंक कोई काम नहीं करता है। तो अभी सर वो जो एवेलाइजेशन वाला क्लॉज रहता है, तो उसमें अपना एक्सपोर्टर बैंक का कुछ ये रहता है क्या, ऑब्लिगेशन कुछ रहता है? कुछ नहीं। एक्सपोर्टर बैंक का खाली रिसीव करेगा, पैसा लेगा, पैसा देगा, उसके बाद उसको एक्सेप्टेंस कुछ देना नहीं रहता है? वो एक्सेप्टेंस इंपोर्टर देगा। एक्सपोर्टर जो है रिसीविंग एंड है, पैसा को रिसीव कर रहा है, वो पैसा दे नहीं रहा है। जब एक्सपोर्टर का बैंक फाइनेंस करेगा तो होता है वो, जो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस हम बोले। लेकिन अवेलाइजेशन में इंपोर्टर का बैंक फाइनेंस करता है, और वो फाइनेंस करके किसको देगा? एक्सपोर्टर का बैंक को देगा, और वो जब पैसा देगा तो वो पैसा फिर एक्सपोर्टर को पैसा देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग अंडर एलसी सेम वे में, अब अंडर एलसी में भी डिस्काउंट होता है भाई, फाइनेंस होता है, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। ठीक है, पहला पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस हो गया कि भैया लिमिट जैसे उसको सैंक्शन किए थे ना, पहला वाला में कलेक्शन में कस्टमर का लाइन पे 10 करोड़ का लिमिट सैंक्शन करके, तो वो अंडर एलसी भी कर सकते हैं। और दूसरा होता है अंडर एलसी नेगोशिएशन, या इसको हम लोग जनरल टर्म में बोलते हैं बैंक लाइन पे, बैंक लाइन फाइनेंस। यानी कि ये पहला वाला में कस्टमर का लाइन ब्लॉक कर दिए, दूसरा वाला में कस्टमर का लाइन ब्लॉक नहीं करेंगे। मतलब एक में लिमिट ब्लॉक होगा, दूसरा लिमिट ब्लॉक नहीं होगा। कस्टमर का लिमिट ब्लॉक नहीं होगा, लिमिट ब्लॉक होगा दोनों में, लेकिन पहला में कस्टमर का होगा, दूसरा में कस्टमर का नहीं होगा। इसमें जिस बैंक का होगा ना एलसी, उस बैंक का लिमिट ब्लॉक होगा। सपोज यहाँ पे जेपी चेज बैंक है, ठीक है, अमेरिका का, और अमेरिका के जेपी चेज बैंक का इस बैंक ने 1000 करोड़ का जो है लेकर रखा है कि भैया जेपी मॉर्गन का यूएसए का 1000 करोड़ तक का मेरे पास बिल आएगा, किसी का भी आएगा तो हम फाइनेंस करेंगे। तो इसके पास 1000 करोड़ का लिमिट खाली रहेगा, 1 करोड़ का, तो इसके लिए कस्टमर के लिए करके देगा। लेकिन लाइन किसका ब्लॉक करेगा? अब ये क्या है, ये दोनों, ये बैंक के बीच का एग्रीमेंट है, उसको बोलते हैं आरएमए। ये आरएमए सेटअप होता है, आरएमए क्या होता है? रिलेशनशिप मैनेजमेंट, है ना। तो ये सभी सेट होता है। अभी जैसे तुम ये जो इंटरनेशनल का टीम, इंटरनेशनल फाइनेंस का टीम होता है ना, जब भी तुम इंटरनेशनल बैंक गारंटी, इंटरनेशनल एलसी जब खोलते हो, तो भैया जो ओवरसीज का पार्टी है और ओवरसीज का जो बैंक है, वहाँ पे देखो कि कोई भी अपना बैंक है, ओवरसीज में ब्रांच है या नहीं है, ठीक है, लंदन में, न्यूयॉर्क में, हांगकांग में, चाइना में, सब में अपना अपना खोल के रखा है कि नहीं रखा है। तो ये बैंक क्या चाहेगा कि भैया अगर जो है यूएसए का एलसी खुल रहा है तो मेरा जो बैंक है वहाँ से एलसी जाए,
बराबर ना। तो वहाँ पे खोल के रखा है, तो वहाँ के साथ जो भी बैंक के साथ रहेगा, वहाँ के साथ जो है क्या करेगा, यहाँ पे जो बैठा आदमी जो है इंडिया के साथ जो है बोलेगा ठीक है ये बैंक अपना वहाँ का जो भी बैंक है इससे रिलेशन बना देने का, तो अपना सिस्टम एंट्री करेगा, वो भी अपना सिस्टम एंट्री करेगा, ठीक है। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा। अब जिसके साथ नहीं रहेगा उसके साथ नहीं करेगा, जिसके साथ रहेगा उसके साथ में करेगा, ठीक है। विद इन इंडिया क्या है, सब बैंक का सबको पता है, आरबीआई के साथ अप्रूवल है, ये सब है, सब दोनों में बिजनेस करना आसान है। लेकिन इंटरनेशनली में आसान है क्या? इंटरनेशनल में वहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस रखना पड़ेगा, ब्रांच ऑफिस रखना पड़ेगा, या फिर वहाँ का अपना लाइसेंस लेके करना पड़ेगा, और वहाँ से फिर सब बैंक के साथ में ये करेगा, और वो जो बैंक करेगा उसके साथ में दोनों के बीच में बनाएगा, आरएमए बनाएगा, ठीक है। जिस बैंक के साथ आरएमए रहता है उस बैंक के साथ 7 सीरीज में स्विफ्ट आता है, ध्यान रखना। 799 ये सब स्विफ्ट आएगा, ठीक है। जिस बैंक के साथ नहीं रहेगा उसके साथ में 999 आएगा, 199 आएगा। ऑथेंटिकेटेड स्विफ्ट 7 सीरीज के 7 सीरीज में अगर तुम्हारे पास मैसेज आ रहा है तो ऑथेंटिकेटेड है, लेकिन 999 ये सब आ रहा है तो ये इसको अनऑथेंटिकेटेड बोलता है, ठीक है। तो ये 7 सीरीज का जिसके साथ आरएमए होता है ना, उन्हीं लोग के साथ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अब जैसे अब ये हो क्या कि हम लोग बेसिक अपने तरफ से अगर कुछ चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर तुमको एक्चुअली में चेक करना है तो अब जैसे जो बैंक जिसके साथ रिलेशन है उसका 999 भी जाता है, 199 भी जाता है। अरे जो डॉक्यूमेंट का बैंक में ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा वो बैंक क्या 700 का सीरीज में मैसेज भेजेगा? नहीं भेजेगा। वो कौन सा सीरीज में भेजेगा? 999, 199, 499, वही सब सीरीज में भेजेगा। लेकिन जिस चीज में बैंक का ऑब्लिगेशन ऐड हो जाता है वो हमेशा 7 का सीरीज में मैसेज भेजता है। एलसी का ये कम्युनिकेशन में देखते हो 999 आता है? नहीं आता है, 799 आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ होता है। तो वो क्या होता है, जिस बैंक के साथ रिलेशन हो उसके साथ होता है। वो रिलेशन सेटअप करता है, सेटअप करने का अलग काम है, वो लोग अपना इंटरनेशनल जो बैंक का टीम रहता है वो लोग करता है, ठीक है। उसका अलग, उसका एक्सेस करने का तरीका अलग है, ठीक है। डोमेस्टिक में एक्सेस करने का तरीका अलग है, इंटरनेशनल में करने का तरीका अलग है। डोमेस्टिक में 799 नहीं आता, आईसीआईसीआई बैंक के साथ हम लोग का वही बोला जिसमें बैंक का एडेड है उसमें आएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत? यहाँ पे कितना 2 लाइन पे हुआ, ठीक है। अब आ जाता है हम लोग फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग पे। प्रैक्टिस में है कैसे बैंक का लिमिट ब्लॉक करके यस, प्रैक्टिस में है। एलसी ओपन नहीं करना, एलसी को फाइनेंस करना। अब एलसी को यहाँ फाइनेंस करते हैं। एक चीज और, ये कंफर्म्ड एलसी भी होता है, एक एडिशनल बैंक हो गया, एक एलसी खोलने वाला, एक एलसी रिसीव करने वाला, ठीक है। और उसमें एक अलग से बैंक ने कंफर्मेशन ऐड कर दिया कि एलसी इशूइंग बैंक के एडिशनल में कि भैया इस एलसी के अंडर में बराबर डॉक्यूमेंट दे रहा हो तो हम तुमको पैसा देंगे। एलसी इशूइंग बैंक से कंफर्म जो कंफर्मेशन ऐड करेगा वो देख लेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, हाँ वो कंफर्म तभी करेगा ना। अगर अब वो डिपेंड करता है, वो जैसे इंडिया में है वो चीज़ है, वह जो एलसी हम कंफर्म करेंगे उस बैंक के साथ मेरा है कि नहीं वो तो देखेगा ही, देखा ना। क्योंकि वो बैंक का क्या करेगा, लिमिट ब्लॉक कर देगा। अभी ओवरसीज का अपने को नहीं पता भाई, ओवरसीज कैसे करता है। हम लोग ओवरसीज का गाइडलाइन में नहीं जाते हैं। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं है, जहाँ पे है वहाँ का देखोगे ना। जब ओवरसीज में जाके काम करोगे तो ओवरसीज में देखने का। यहाँ पे कंफर्म एलसी में भी क्या होता है फाइन, अगर इंडिया में हम कंफर्म कर रहे हैं तो भाई देखेंगे, ठीक है। ये सेम तरीके से हो गया, बैंक लाइन की तरह ही हो गया, ठीक है। बैंक लाइन की तरह ही हो गया, लेकिन एडिशनल कंफर्म हो गया। अब इसमें क्या आपका कंफर्मिंग बैंक एलसी अलग से अपना चार्ज जो लेगा, एलसी बैंक जो ले रहा है तो वो तो ले ही रहा है, ये भी लेगा,
सब जाएगा बायर पे ही, लास्ट में किस में जाएगा, इंपोर्टर पे ही जाएगा। जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है ना, एलसी जब भी खोलता है तो एलसी के क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है, भैया कंफर्मेशन चार्जेस कौन बियर करेगा। तो वो भी रहता है उसमें, क्लॉज रहता है। क्लॉज रहता है, क्लॉज रहता है, 71 ठीक है, 30 वाला निकाल दे। 71 भी तो बैंक चार्जेस का ही रहता है ना। हाँ बराबर ना, तो ये चीज़ है। अब हम लोग आ जाते हैं फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग पे। ये फैक्टरी, फॉरफिटिंग, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो है फैक्टरिंग क्या होता है, फॉरफिटिंग क्या होता है। इसमें क्या होता है, एजेंसी होता है जो तुम्हारा एक्सपोर्ट्स हो उसको फाइनेंस कर देता है। एक्सपोर्ट रिसीवेबल जो है वो तुमको फाइनेंस कर देता है। इसमें खाली एक ही चीज़ होता है फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग में, फैक्टरिंग फॉरफिटिंग। एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कौन वाला होता है जी, फैक्टरिंग होता है शॉर्ट टर्म, तो अप टू 90 डेज, ये अप 90 डेज टू 5 ईयर्स, 90 डेज टू 5 ईयर्स, ये फॉरफिटिंग में होता है, ठीक है। तो जो भी शॉर्ट टर्म फाइनेंस करना है वो 90 डेज तक में हो जाएगा, जो भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस करना है फॉरफिटिंग में हो जाएगा, ठीक है। अब फैक्टरिंग करने का ना तरीका होता है, ठीक है, फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग का तरीका होता है। अब इसमें क्या हो गया, एक बायर है और एक सेलर है, और एक इसमें घुस गया फैक्टरिंग एजेंसी, एक एजेंसी घुस गया। वो एजेंसी क्या करेगा, जो बिल रहेगा, ठीक है, जो इनवॉइस जो शिपिंग बिल या जो ट्रांसपोर्ट मिलेगा उसको ये फाइनेंस कर देगा एडवांस में, ठीक है। भाई हम एडवांस कर दिए, तुम मेरे से पैसा ले लो, ठीक है, और वो फिर जब भी ड्यू डेट पे पैसा आएगा तो इससे ये ले लेगा। अब इसमें इसका कॉस्ट सब इन्वॉल्व होता है, वो कॉस्ट इसकी इनकम हो जाता है, क्या एजेंसी अपना कमीशन होता है, डिस्काउंटिंग फी होता है, ठीक है, ऐसे करके उसका अपना अपना चार्ज होता है, ये चार्जेस करके वो ये कर लेता है, अपना ले लेता है कि भाई ये कमाने का। बस बेसिक डिफरेंस। अब इसका एक साइकिल होता है, वो साइकिल अच्छा से समझ लो, ठीक है। अब फैक्टरिंग करेगा तो क्या क्या पेपर लगता है, ठीक है। फैक्टरिंग करेगा तो एक इनवॉइस बनता है, एक बीएल बनता है, ठीक है, ये दो चीज़ जरूरी है। एक्सपोर्ट में बनेगा तो शिपिंग बिल बनेगा, ठीक है। अब ये फैक्टरिंग करेगा तो फैक्टरिंग का दो तरीका होता है, ठीक है। देखो कौन कौन तरीका है, एक 2 वे फैक्टरिंग है, तो है डायरेक्ट, टू फैक्टर सिस्टम डायरेक्ट। हाँ 2 फैक्टर डिस्काउंट और डायरेक्ट, ठीक है, 2 फैक्टर और डायरेक्ट। अब 2 फैक्टर में दो तरीके का होता है, ठीक है। हाँ इसमें क्रेडिट गारंटी, मतलब क्या हुआ कि देख, और दूसरा कलेक्शन सर्विसेज। हाँ कलेक्शन सर्विसेज। देखो अब इसमें क्या हुआ, 2 फैक्टरी में क्या हुआ, क्रेडिट है, जैसे तुम सैंक्शन करते हो, बराबर है, तो ये क्या किया, जो एक बायर है, ठीक है, बायर को एक्सेस किया, ठीक है, इसका क्या स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, क्या बैकग्राउंड है, क्या पेमेंट है, जो है उसका अपना सेंड करके इसके सामने एक क्रेडिट गारंटी लिया, और उस क्रेडिट गारंटी के सामने लेके लिमिट सेटअप कर दिया, ठीक है। मान लो इसको दिखा कि भाई इसका जो है जैसा स्टैंड रिकॉर्ड दिख रहा है हम इसको 100 करोड़ का दे सकते हैं, तो 100 करोड़ का इसका लिमिट सेटअप कर दिया, किसके नाम पे, बायर के नाम पे, सेलर के नाम पे नहीं, बायर के नाम पे। सर ये जो फैक्टरिंग होता है, जो फैक्टरिंग एजेंट होता है, ये मतलब जरूरी नहीं है कि बायर की कंट्री में हमेशा हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है, मतलब अपना एक्सपोर्टर के कंट्री में भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, मतलब
बाहर का कंट्री में हो या फिर एक्सपोर्टर कंट्री, कोई हाँ, भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। वो इसमें आ जाता है। जब ये डायरेक्ट वाला है ना, एक डायरेक्ट बोले ना, वो डायरेक्ट वाला में आ जाता है। डायरेक्ट वाला में ये जो क्रेडिट और ये कलेक्शन है ना, ये इम्पोर्टर का कंट्री में होता है। अरे डायरेक्ट वाला एक्सपोर्टर का कंट्री में आ गया। ठीक है, ये इम्पोर्टर कंट्री में रहेगा। इम्पोर्टर का कंट्री जो है उसके सामने क्रेडिट गारंटी लिया, आपने एज ए सिक्योरिटी ले लिया, उसके सामने लिमिट सैंक्शन कर दिया, उसको पैसा, उसके सामने ये पैसा डॉक्यूमेंट आएगा, पैसा फाइनेंस कर देगा। ये कौन करेगा? ये फैक्टरिंग एजेंसी सेट करेगा। वो बैंक भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें एक नोटिस ऑफ असाइनमेंट होता है, NOA। नोटिस ऑफ असाइनमेंट। हाँ, इसमें क्या होता है कि जो बंदा फैक्टरिंग कर रहा है, वो जो इनवॉइस है, जो डॉक्यूमेंट है, उसको ये कर दिया, असाइन कर दिया। किसके नाम पे? फैक्टरिंग एजेंसी के नाम पे। अच्छा, पेमेंट डायरेक्ट उसको फैक्टरी में चल जाएगा। अब डायरेक्ट फैक्टरिंग एजेंसी को पेमेंट आएगा। ठीक है, तब ना इसको जो ये दिया, इसको मान लो 5 करोड़ का लोन दिया, तो फिर ये 5 करोड़ इसमें अपना नॉकअप करेगा। इसको पैसा डायरेक्ट आएगा तब ना। और ये फिर किसको इन्फॉर्म करता है? बायर का बैंक को। तो ये बायर का बैंक को इन्फॉर्म कर दिया कि ये देखो, इसको असाइन कर दिया है, ये पैसा इसको दे दो। ठीक है, अब फैक्ट्री में क्या, ये सब का ये कॉपी का जरूरत होता है, कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल का दरकार ही नहीं है। ठीक है, अब कलेक्शन में क्या हो गया, ये कोई सिक्योरिटी नहीं लिया। ठीक है, इसमें क्या लिया? क्रेडिट गारंटी लिया, इसमें कोई गारंटी नहीं लिया। इसमें जो फैक्टरिंग वाला एजेंसी रहेगा, वो खुद से जो है फॉलो करेगा, पैसा नहीं है तो उसको पकड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब सोचो, इसका जो है कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, खुद से वो करेगा ना, कॉस्ट इसमें ज़्यादा हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा कम रहेगा। तो इस तरीके से आता है। ये डायरेक्ट वाला में क्या होगा? डायरेक्ट में भी सेम चीज़ है, लेकिन ये एक्सपोर्टर पे हो गया। एक्सपोर्टर पे लिया, एक्सपोर्टर का कंट्री में क्या होगा, ये बायर के नाम पे जो है लिमिट सेट कर देगा। तो भाई चलो तुमको 100 करोड़ का दे सकते हैं। अब उसके नाम पे कोई भी सेलर आए, सेलर 1 2 3 कोई भी आए, इसके नाम पे रहेगा, उसको देगा 100 करोड़ तक, फाइनेंस से करेगा। लेकिन उसमें ये जरूरी है, नोटिस ऑफ असाइनमेंट। बाकी सब पेपर तो ठीक है, लेकिन नोटिस ऑफ असाइनमेंट होना चाहिए, तब ना पता चलेगा कि भैया ये जो नोटिस ऑफ असाइनमेंट है, इसको हम असाइन कर दिए फैक्टरिंग एजेंसी को, तब फैक्टरिंग एजेंसी को पैसा है। ठीक है, अब ये देखो लॉन्ग टर्म फाइनेंस में क्या करता है, इसमें तो 100% तक का ये लोग करता है, मैक्सिमम 100%, इसमें मैक्सिमम 80% तक का फाइनेंस करता है। ठीक है, इसमें 100% पैसा आएगा, 80% रखेगा, 20% फिर देगा उसको। इतना ही है फैक्टरिंग। बट अभी सर फैक्टरिंग में अपना एक्सपोर्टर बैंक का क्या रोल है? अपने एक्सपोर्टर के बैंक थ्रू ही करेगा ना, वो डायरेक्ट नहीं कर सकता। फैक्टरिंग एजेंसी के थ्रू करेगा। नहीं, बट अभी रिक्वेस्ट जो रेज करता है तो एक्सपोर्टर बैंक थ्रू ही करता है कि वो डायरेक्ट वो फैक्टरिंग एजेंसी को डायरेक्ट अप्रोच करता है? देखो, ये क्या होगा, फैक्टरिंग एजेंसी सिर्फ फाइनेंस कर रहा है, सिर्फ वो लोन ले रहा है। हाँ, लेकिन जब जाएगा तो एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट और शिपिंग बिल थोड़ी उसके नाम पे बनता है, हाँ, वो तो उसको बैंक के ही नाम पे नहीं, वो तो समझ गया। हाँ। बट वो जो फैक्टरिंग करने के लिए एक्सपोर्टर बैंक का कोई रोल नहीं है क्या उसमें? एक्सपोर्टर बैंक का बिल लॉजमेंट का रोल, और कोई रोल नहीं है। और कोई रोल नहीं है ना? नहीं। तो डायरेक्ट वो फैक्टरिंग एजेंसी से वो डायरेक्ट फैक्टरिंग एजेंसी अगर जिस बैंक के साथ कर रहा है, एक्सपोर्ट का लॉजमेंट कर रहा है, वही बैंक फैक्टरिंग एजेंसी है, तो फिर दोनों सेम होंगे। कुछ ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। अभी कौन कौन सा बैंक फैक्टरिंग एजेंसी है? ये बताएगा, एक्सपोर्ट में होता है। हाँ होता है, इसके यहाँ भी होता है, इसके यहाँ होता है। हाँ, देखना तुम, ऐसे ही करता होगा, ऐसे सब बैंक करता है, लेकिन वो डिपेंड करता है
जहाँ पे जो बंदा है वो बंदा वहाँ पे जानता है क्या क्या करता है क्या नहीं करता है। ठीक है, अब जब तक तुम पेपर हैंडल नहीं करोगे तब तक पता चलेगा क्या? नहीं पता। बराबर है, नहीं पता चलेगा ना। तो तुम ऐसे अगर खुले में हवा में तीर मारोगे कौन कौन हैंडल करता है, तो सब हैंडल कर सकता है। अब बोलेगा कि एलसी कौन कौन खोल सकता है, भाई जो है ये वाला बैंक खोल सकता है। नहीं, हमको लगा कि इसमें बैंक के अलावा आप जैसे ये तो वही सवाल हो गया कि बोलेगा कि भाई जो आज ये जो है भेल है, तो भेल का एलसी वाईसी बैंक खोलता होगा? अच्छा सर, बैंक के अलावा कोई दूसरा एजेंसी हाँ, फाइनेंस कंपनी कर सकती है? फैक्टरिंग बोले तो फैक्टरिंग एजेंसी बिल्कुल है, करता है। फैक्टरिंग एजेंसी अलग अलग होता है, फाइनेंशियल भी होता है, करते हैं वो लोग। वो हमको exactly जानना है। हाँ, तो बिल्कुल करता है, तो वो गूगल में सर्च मार सकते हैं, इतना थोड़ी पता रहता है। वो ट्रांजेक्शन हैंडल करोगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसे कस्टमर हैं, ऐसे बैंक हैं, देखने का। ठीक है, जिसके पास में देख लेना है, उसके पास तो पेपर होता है। ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं एलसी पे। एलसी क्या होता है सबको पता है? एलसी डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन में गारंटी ऐड करने का एक तरीका है। गारंटी ऐड कर दिया बस एलसी हो गया। ठीक है, एलसी निकाल के रखो, टाइप्स ऑफ एलसी देखना। ठीक है, अभी एलसी में क्या हो भाई, एक बायर है, एक एक चीज सबसे बड़ा चीज, एलसी कोई हमको बताओ, एलसी का कोई जो है बताओ किस तरीके से होता है, तुम बताओ। बायर एक सेलर है, ठीक है। बायर अपना बैंक इशूइंग बैंक को लेकर के आता है और सेलर बैंक अपना जो एडवाइजिंग बैंक रहता है। तो बायर बैंक जो जैसे एग्जांपल लेके एज एग्जांपल देते हैं, आप शरण सर है, आप बायर हो, ठीक है। तो आप आए एक्सिस बैंक के पास कि मेरा एलसी ओपन कर दो द फेवरिंग ऑफ XYZ% है, तो उसका एडवाइजिंग बैंक अपना जो भी रहेगा, तो यहाँ पे एलसी इशू करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन जो भी रहेगा वो एडवाइजिंग बैंक को जाएगा। और बायर जब गुड्स देगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फॉलो करेगा वो 46A में वो सब इशू कर देगा। तो वो एक गारंटी बन गया। चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें एक सबसे बड़ा चीज है कि एलसी में कौन कौन सा पार्टी इन्वॉल्व होता है। एक एक करके पार्टी का नाम बोलो। एक तो इशूइंग बैंक हो गया, बहुत बढ़िया। इशूइंग सबसे पहला तो एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का सबसे पहला एप्लीकेंट और बेनिफिशियरी। सबसे पहला एप्लीकेंट, दूसरा बेनिफिशियरी। अब बताओ तीसरा बोला एलसी इशूइंग बैंक। चलो एलसी इशूइंग बैंक, एलसी एडवाइजिंग बैंक, बहुत बढ़िया। एलसी एडवाइजिंग बैंक, या तो फिर नॉमिनेटेड बैंक भी होगा, नेगोशिएशन बैंक, हाँ नेगोशिएशन बैंक, हाँ वही हो जाता है नॉमिनेटेड बैंक। कंफर्मिंग बैंक, रिवर्सिंग बैंक, बढ़िया। कन्फर्मिंग बैंक बोला ना, रिमबर्सिंग बैंक बोला। चलो बहुत बढ़िया। जनरली देखोगे तो इतना ही रहता है। एप्लीकेंट क्या हो गया, इंपोर्टर या बायर। बेनिफिशियरी कौन हो गया, सेलर या एक्सपोर्टर। ठीक है, एलसी इशूइंग बैंक एप्लीकेंट का बैंक, इसका यानी कि जो अंडरटेकिंग इशू कर रहा है कि भैया हम तुमको पेमेंट करेंगे कब, जब तुम एलसी का टर्म्स कंडीशन को फुलफिल करोगे तब। ठीक है, एलसी एडवाइजिंग ये कौन हो गया, ये बायर का, ये सेलर का बैंक हो गया, सेलर बैंक। यहां तक ये जनरल है। ठीक है, अब आ गया नेगोशिएशन। अब पता एलसी एडवाइजिंग बैंक का रोल क्या होता है, कोई बताओ। एलसी एडवाइजिंग बैंक का रोल होता है कि कोई भी एलसी अगर एलसी इशूइंग बैंक से उसके पास ट्रांसमिट हुआ है तो ऑथेंटिक है या नहीं है ये कंफर्म करना, तभी ना एलसी एडवाइजिंग बैंक एलसी को एडवाइस करके देगा। अगर मान लो
कोई एलसी आया है कस्टमर इसका एलसी एडवाइजिंग बैंक के पास, उस एलसी एडवाइजिंग में उस एलसी में 45A मिसिंग है, बैंक को एलसी एडवाइज करना चाहिए। 46A मिसिंग है, एडवाइज करना चाहिए, बराबर। एलसी एक्सपायरी का डेट ही मिसिंग है, करना चाहिए। तो बैंक को क्या करना चाहिए? दूसरा मैसेज भेजेगा, उसको मैसेज भेजना चाहिए कि भैया आपका जो एलसी जो भेजे हो वो इनकम्प्लीट है, वी आर अनेबल टू। आप इसी में बताओ कि कोई बैंक अगर एलसी एडवाइस कर दिया, 45A दिया ही नहीं है और एलसी एडवाइस कर दिया, तो क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट बना के लेके आ जाएगा, और जब वो डॉक्यूमेंट बैंक के पास आएगा, नेगोशिएटिंग बैंक मतलब क्या हो गया? बायर का सेलर का बैंक जो डॉक्यूमेंट को हैंडल करेगा और उसको एलसी इशूइंग बैंक को पास करेगा, ये हो गया नेगोशिएटिंग बैंक। तो नेगोशिएटिंग बैंक जब देखेगा एलसी में 45 ही नहीं है, यानी कि 45A मतलब क्या गुड्स डिस्क्रिप्शन है ही नहीं, तो क्या वो ये डॉक्यूमेंट हैंडल करेगा? तो किसके ऊपर क्वेश्चन मार्क हो गया? एडवाइजिंग बैंक। एडवाइस क्यों किया तुम? तो बताओ, ये जो एलसी इशूइंग, ये फिर जो बेनिफिशियरी है, फिर ये इस एलसी, ये जो एलसी इशूइंग बैंक है, क्या उसके ऊपर ट्रस्ट करेगा? एलसी एडवाइजिंग बैंक को पकड़ के बोलेगा ना कि भैया जब बराबर नहीं था तो तू एलसी दिया क्यों? सवाल करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ पे अब बताओ, अब ये इस चीज को प्रोसेस को आने में 1 महीना लग गया, 30 डेज लग गया, और यहाँ पे उसको फिर सब कुछ रेडी करने के बाद उसको यहाँ पे 30 डेज और लग गया, तो इसका 2 महीने का टाइम तो इसी बर्बाद हो गया। तो इसीलिए कोई अगर एलसी एडवाइजिंग का जो रोल है वो सिंपल खाली एलसी आया और प्रिंट करके वो ठप्पा लगा साइन कर दीजिए, सिर्फ वो नहीं है। उसका है कि जो बेसिक जो टर्म्स कंडीशन है जो एलसी में होता है वो है या नहीं है। अगर नहीं है तो भैया बैंक को बोलो कि आपका बराबर नहीं है, स्विफ्ट भेजो, बराबर नहीं है, बराबर से दो, तब तक आपका एलसी होल्ड पे है। 7 दिन हम वेट करेंगे, 7वें दिन तक नहीं आएगा तो भैया आपका एलसी नल एंड वाइट, खत्म। वैसे एलसी एडवाइजिंग बराबर है ना, जो आपको प्रॉब्लम खड़ा होने के पहले प्रॉब्लम को आपको समाप्त कर दे, वही आपके लिए बेटर है ना, बराबर। तो यहाँ पे ये चीज हुआ। अब यहाँ पे सपोज करो एलसी बराबर से है, नेगोशिएटिंग बैंक के पास आ गया। अब नेगोशिएटिंग बैंक क्या किया? एलसी देखा, टर्म्स कंडीशन देखा, इनवॉइस बराबर बनाया, डीएल बराबर बना है, तुम्हारा पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑरिजिन सब बराबर से बना है, तो ठीक है बराबर से बना है, ये डॉक्यूमेंट भेज दिया एलसी इशूइंग बैंक को। अब एलसी इशूइंग बैंक क्या करेगा? देखेगा ये फिर क्या करेगा? ये सब बराबर से देखा कि भाई एलसी साइट पे है, साइट पेमेंट है, तो देखा एलसी बराबर है, फटाक से क्या कर देगा? रिम्बर्सिंग बैंक को स्विफ्ट भेज देगा। रिम्बर्सिंग बैंक का रोल होता है कि जो एलसी में ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, जो एज पर एलसी टर्म्स कंडीशन के हिसाब से डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हुआ है, उस एलसी का डॉक्यूमेंट्री अमाउंट को पैसा देना। पैसा उसको किसको देना? नेगोशिएटिंग बैंक को। नेगोशिएटिंग बैंक इंटर्न फिर किसको देगा? तो ये रिम्बर्सिंग बैंक का काम होगा, ठीक है। अब ये क्या, ये स्विफ्ट इसको भेज देगा और साथ में क्या करेगा? नेगोशिएटिंग बैंक भेजेगा एलसी इशूइंग बैंक को, भैया ये डॉक्यूमेंट हम भेजे हैं, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट तुम देखो और मेरे को पैसा दो। एलसी इशूइंग बैंक देखेगा, सब डॉक्यूमेंट चेक करेगा, बराबर है, सब देखा बराबर है, बोले हाँ भैया सब डॉक्यूमेंट सब बराबर है, अभी तो फिर क्या करेगा? लॉज वॉज करेगा, सब करेगा, और क्या रिम्बर्सिंग बैंक को स्विफ्ट भेज देगा, एलसी का डॉक्यूमेंट सब बराबर है, आप इस डेट को इसको इतना पैसा, तभी क्या करेगा? अभी एलसी इशूइंग बैंक जो है इसका रिम्बर्सिंग बैंक के साथ सब अरेंजमेंट रहता है, क्या करेगा? इसका एलसी इशूइंग बैंक का अकाउंट डेबिट करेगा और दे देगा किसको? नेगोशिएटिंग बैंक फिर किसको दे देगा? काम खत्म। अब यहीं पे एक ऐड हो गया बैंक कन्फर्मिंग बैंक। बेनिफिशियरी बोला कि भाई ठीक है, हमको एलसी इशूइंग बैंक के ऊपर उतना ये नहीं है, हमको एक काम करो एलसी में कन्फर्मेशन ऐड कर दो। और कन्फर्मेशन हमेशा किसके कंट्री में होगा? बेनिफिशियरी का कंट्री में। जहां बेनिफिशियरी होगा वहीं पे लेगा कंफर्मेशन, ठीक है। वहां पे कंफर्मेशन ऐड करके फिर क्या करें? भाई मेरा बैंक अगर कोई चीज कंफर्म कर रहा है तो तुम उसको ज्यादा सेफ ट्रीट करोगे, बराबर।
तो अगर मेरा बैंक एबीसी है, उसने मेरे को करके दिया, हाँ भाई ये एलसी बराबर है, डॉक्यूमेंट एलसी बराबर है, आप इसको बनाओ, मेरे पास आप दोगे, हम आपको फाइनेंस करें, तो क्या कर, उसका एलसी इश्यूइंग बैंक पर डिपेंडेबिलिटी खत्म हो गया। अब उसका लेना देना एलसी जिस बैंक के साथ उससे कंफर्मेशन ऐड किया उसके साथ है, उसके साथ देखा कि भाई एलसी कंफर्म बैंक के साथ डॉक्यूमेंट सब बराबर है, सब कुछ प्रॉपर है, ये क्या किया, पैसा दे देगा किसको, बेनिफिशियरी को, डॉक्यूमेंट भेजेगा किसको, एलसी इश्यूइंग बैंक को, और एलसी बैंक देखेगा सब कुछ बराबर है, सब ठीक है, वो पैसा दे देगा कंफर्म बैंक को। फिर कंफर्म बैंक क्या करेगा, पैसा रख लेगा अपना जेब में। क्यों रखेगा, वो तो ये पैसा पहले ही दे चुका है। नहीं तो इसमें एक एलसी में कम से कम कितना बैंक चाहिए? 2 बैंक भी चाहिए? 2 बैंक चाहिए 2 बैंक या 3 बैंक? कम से कम तो एलसी खोलने के लिए 2 ही बैंक चाहिए तो ही नहीं, बीच में मिनिमम। हाँ, मिनिमम। अभी रिमबर्सिंग बैंक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नेगोशिएटिंग बैंक, एलसी एडवाइजिंग बैंक दोनों सेम भी हो सकता है, ये तीनों बैंक कन्फर्मिंग बैंक भी सेम हो सकता है एलसी एडवाइजिंग के लिए, लेकिन रिमबर्सिंग बैंक हो भी सकता, कोई बैंक नहीं रखता, बोलता है हम डायरेक्ट हम पे कर। रिमबर्सिंग बैंक और इश्यूइंग बैंक भी सेम हो सकता है ना? मिनिमम 2 नहीं। मैक्सिमम नहीं हो 4। सकता। मतलब मिनिमम 2 मैक्सिमम 4। हाँ बिल्कुल, एडवाइजिंग बैंक की नेगोशिएट भी कर सकता है, कंफर्म भी कर सकता है, ये 3 काम तो वो कर ही सकता है। बेनिफिशियरी कंट्री पे लोकेटेड है तो क्यों नहीं कर सकता। अब इसी में होता है एलसी एडवाइजिंग बैंक 1, एलसी एडवाइजिंग बैंक 1, एलसी एडवाइजिंग बैंक 2, ये भी होता है कि भैया मेरा जो है एक्स के साथ रिलेशन है, वाई के साथ नहीं है, वाई का एक्स के साथ रिलेशन, तो मैंने एक्स को भेजा, एक्स ने फिर वाई को भेज दिया, तो फिर एलसी एडवाइजिंग बैंक कितना 2 को ऐड हो गया, वो डिपेंड करता है, उसको सेकंड एडवाइजिंग बैंक बोलता है। वो एक्सपोर्टर पे डिपेंड करता है कि वो कितने बैंक को ऐड करना चाहता है। अरे वो बैंक के ऊपर डिपेंड है। अब ये मान लो ये बेनिफिशियरी है, उसको चाहिए कि भाई हमको जो है बैंक का पोलो के साथ हमको करके दो। अब यहाँ पे देखा कि ये बैंक का पोलो के साथ डायरेक्ट नहीं है, ये है मान लो पोलैंड में इसके डायरेक्ट के साथ में नहीं है, ये बोला कि मेरा भाई जर्मनी में बैंक है, उस बैंक का इसके साथ नहीं है सर, जर्मनी भेज दिया, ये जर्मनी वाला इसको भेज दिया, सबका डायरेक्ट हो जरूरी है, जरूरी नहीं है ना जी, है कभी कभी दूसरे का गर्लफ्रेंड के ऊपर भी लाइन मारते हो ना, है हाँ, तो ऐसे होता है। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ एलसी आ जाओ, एक एक एलसी हमको बोलते जाओ, चलो टाइप्स ऑफ एलसी आ जाओ। चलो एक एलसी, पहला एलसी रिवोकेबल एलसी, ब्रेक लिया जाए अभी रुक जाओ, एक एक करके। रिवोकेबल एलसी मतलब हो गया कि भैया अप्लीकेंट है, बेनिफिशियरी है, आज एलसी खोला और कल मैसेज डाल दिया भाई एलसी कैंसिल, ठीक है, ये होता है रिवोकेबल, कोई भी किसी भी टाइम में रिवोक कर दिया, भैया रिवोकेबल एलसी प्रैक्टिस में नहीं है। दूसरा क्या इरिवोकेबल है? अच्छा सर, रिवोकेबल में मतलब बेनिफिशियरी को बिना नोटिस किए कर सकते हैं ना? बिल्कुल, इसीलिए ये प्रैक्टिस में नहीं है। अभी आ गया इरिवोकेबल, बिना कंसेंट का नहीं कर सकता है। अगर एप्लीकेंट को एलसी कैंसिल करना है तो भेजेगा स्विफ्ट बेनिफिशियरी का बैंक को, यानी कि एलसी एडवाइजिंग बैंक को, वो एलसी एडवाइजिंग बैंक बेनिफिशियरी से चेक करेगा, बेनिफिशियरी बोलेगा हाँ भाई कर सकते हो, वो अपने को ऑथराइजेशन देगा एलसी एडवाइजिंग बैंक को, वो फिर इंटर्न स्विफ्ट भेजेगा कि भैया बेनिफिशियरी ने कंफर्म कर दिया, आप एलसी कैंसिल कर सकते हो, तब जाके फिर एलसी हो जाएगा क्लोज कैंसिल। जनरली रिवोकेबल एलसी जनरली लिखा है तो भी, नहीं लिखा है तो भी, ये नहीं होता है। अगर ये होगा तो क्या होगा, आज के दिन में एलसी खोला, ठीक है, कल के दिन में डॉक्यूमेंट बोल दिया भाई शिप कर दिए, तीसरा दिन बोल देगा एलसी कैंसिल, माल आ गया, हो सकता है ना। कर सकता है, खुद से कैंसिल कर सकता है। रिवोकेबल मतलब ये कोई भी कर सकता है, कोई भी कैंसिल कर सकता हाँ हाँ, इसीलिए ये रिवोकेबल बोला गया। डॉक्यूमेंट क्रेडिट हमेशा किससे कवर होता है, यूसीपी 600, ठीक है।
तो इसके हिसाब से कभी भी इर्रिवोकेबल एलसी ही खुलेगा। अगर एलसी में लिखा है इर्रिवोकेबल एलसी, बहुत बढ़िया, नहीं लिखा है तो भी इर्रिवोकेबल ही ट्रीट होगा बाय डिफॉल्ट। इसमें कोई डाउट? तीसरा बोलो, कंफर्म्ड एलसी। कंफर्म्ड एलसी में मैं क्या हुआ, सिर्फ एक एलसी इशू, जो एलसी कंफर्मिंग बैंक है ये ऐड हो गया। अभी हम बताए थे वहां पे क्या हुआ, एलसी इन एडिशन टू एलसी इशूइंग बैंक, एक अदर बैंक कंफर्म किया कि भाई ये जो एलसी है इसके ऊपर हम गारंटी देते हैं तुमको, तुम अगर टर्म्स कंडीशन एलसी का कंप्लाई किया तो मैं उसको तुमको पेमेंट दूंगा। अब इसमें क्या होता है, अब जब भी कंफर्मिंग बैंक जब एलसी में कंफर्मेशन ऐड करता है तो देखता है वह एलसी का जो क्लॉज है सब वो पढ़ता है और देखता है कि कौन सा क्लॉज हम कर सकते हैं। अगर कुछ क्लॉज में अमेंडमेंट करने का जरूरत रहेगा तो बोलेगा भैया बेनिफिशियरी को ये वाला क्लॉज मेरे को अमेंड करके दो। अगर अमेंड करके दोगे ठीक है, नहीं करके दोगे आप कंफर्मेशन ऐड नहीं कर पाएंगे। अब इसमें एक चीज और, कंफर्म्ड एलसी में ड्रॉवी हमेशा कौन होगा, एलसी कंफर्मिंग बैंक। अच्छा, तो कंफर्मिंग बैंक में तो हम लोग कैसे, जब कंफर्मिंग बैंक नहीं रहता तो नेगोशिएटिंग बैंक के पास पैसा आता है, नेगोशिएटिंग बैंक बेनिफिशियरी को देता है। हाँ, लेकिन कंफर्मिंग बैंक जब रहेगा तो कंफर्मिंग बैंक को पैसा आएगा और वो तो पहले पैसा दे देगा बेनिफिशियरी को, फिर जब पूरा कंफर्म रहेगा तो ये जाएगा नेगोशिएटिंग बैंक के पास, वहां से वो पैसा लेगा। मान के चलो दोनों सेम है, ओके, तो फिर तो बात ही खत्म। अलग हो गया तो फिर देख, जितना बैंकिंग का चैनल तुम बड़ा देख, कोई भी देख, अगर जनरल प्रैक्टिस में देखते हो तो हमेशा कंफर्मिंग बैंक ही नेगोशिएटिंग बैंक रहेगा मैक्सिमम टाइम। जितना सारा बैंक ऐड होगा उसका उतना सारा चार्जेस बढ़ते जाएगा। कोई भी बेनिफिशियरी चाहेगा कि हम ज़्यादा कॉस्ट दें, तो ये कंफर्मिंग बैंक एडवाइजिंग बैंक ही रहता है, नेगोशिएटिंग बैंक भी वही रहता है। नेगोशिएटिंग बैंक भी वही रहता है। और जब भी कंफर्म्ड एलसी रहेगा तो वो एलसी रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, लोग एलसी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा एलसी कंफर्मिंग बैंक को। वहाँ पे एनी बैंक इन इंडिया या एनी बैंक इन वो नहीं रहेगा, वो जो कंफर्मिंग बैंक रहेगा उसी का नाम रहेगा, स्पेसिफिक रहेगा। वो जो पार्टी है, वो जो बेनिफिशियरी है वो डॉक्यूमेंट किसके नाम पे बनाएगा, कंफर्मिंग बैंक के नाम पे डॉक्यूमेंट बनाएगा। नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज जो बनाएगा ना सब इसके नाम पे बनाएगा, ये फिर आगे ये करके देगा, इंडोर्स करके आगे देगा। तो जब कंफर्मिंग एलसी ऐड हो गया मतलब जो बेनिफिशियरी के लिए यही बैंक हो गया, ठीक है। यहाँ पे साइट क्रेडिट एंड यूजर्स क्रेडिट, ये बराबर अब आ जा साइट और यूसांस क्रेडिट, साइट प्लस यूसांस। अब हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट कलेक्शन में देखे थे डीए और डीपी, सेम है यहाँ पे साइट डीपी, यूसांस डीए, ये 15 दिन 20 दिन 30 दिन 60 दिन ऐसे हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा, डीपी जो है पहले पेमेंट करेगा तब डॉक्यूमेंट उसको रिलीज करेगा। इसमें क्या यूसांस में, अब जैसे मान लो इसमें कोई यूसांस से डॉक्यूमेंट में, यूसांस का डॉक्यूमेंट में अंडर एलसी प्रेजेंट किया, वो देखा डिस्क्रिपेंसी है, अब वो देखेगा एलसी इशूइंग बैंक कि क्या उस डिस्क्रिपेंसी को हम वेव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एप्लीकेंट रिक्वेस्ट करेगा कि ये मेरे को डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्टेबल है, आप इसको वेव कर दो, आप इसको एक्सेप्ट कर लो, हम पे करेंगे। तो एलसी इशूइंग बैंक देखेगा भाई वो डिस्क्रिपेंसी हम वेव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर उस देखेगा हाँ कर सकते हैं तो एक्सेप्ट करेगा, बैंक को भेज देगा एलसी इशूइंग इसको बेनिफिशियरी का बैंक को कि भैया हम डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए हैं, तुमको ड्यू डेट पे हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब जब ये उधर एक्सेप्टेंस दे दिया तब उसके लिए क्या हो गया, आप सोचो यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पे घुसा। स्टार्टिंग में हम बताए थे पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस बैंक लाइन पे, बैंक लाइन पे फाइनेंस मैक्सिमम टाइम बैंक क्या करती है, पोस्ट शिपमेंट पोस्ट एक्सेप्टेंस फाइनेंस करती है, ठीक है। प्री शिपमेंट प्री एक्सेप्टेंस भी होता है, लेकिन पोस्ट एक्सेप्टेंस बहुत टाइम मैक्सिमम मैं बोलेगा भैया एक्सेप्टेंस आएगा तब हम तुमको फाइनेंस देंगे बैंक लाइन पे। तो यहाँ से क्या होगा, जब एक्सेप्टेंस गया तो देखा कि भैया एक्सेप्टेंस आ गया, अब ये जो है 90 डेज पे मेरे को पैसा रिलीज करेगा एलसी इशूइंग बैंक, तो बेनिफिशियरी बैंक क्या बोलेगा, हाँ मेरे को एक्सेप्टेंस आ गया है, अब तेरे को हम पैसा देंगे 90 डेज में, उसके बाद मेरे को पैसा आएगा
तुमको हम पैसा देंगे। अब बता, यहाँ पे एक चीज़ सोचो, 100 का एलसी था, $100 का, उसने $90 का डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी निकल गया, एलसीसी बैंक ने $5 अपना चार्ज काट लिया, तो यहाँ पे कितना देगा, एक्सेप्टेंस कितना का देगा, 85 का देगा। और अब यहाँ पे मान लो अगर वो 100 का डॉक्यूमेंट लेके आया था एलसी बेनिफिशियरी अपना बैंक के पास में, और वो 100 का 100 डिस्काउंट कर देता, तो $15 वो क्या करता, घाटे में रहता, उसमें पॉकेट से जाता। वो तो कस्टमर से तो फिर तो छीनता ही, वो देता ही, लेकिन यहाँ पे पोस्ट एक्सेप्टेंस आगे हो गया, तो उसको पता चल गया कि भैया मेरे को जो है $85 का उसने एक्सेप्टेंस दिया है। अब एक चीज़ और सोचो, जब $85 ये पे करेगा, जब पे करेगा एक्चुअल पेमेंट करेगा, तो उसका बैंक जितना 2-3 बैंक से घूम के आएगा, तो उसका पैसा कटेगा कि नहीं कटेगा। मान लो $2 कट गया, उसको $83 दिया है, तो एक्चुअल पैसा इसके पास कितना आया। तो कभी भी 85 का फाइनेंस करने के पहले क्या बोलेगा कि भैया जो हम है 10% या 5% हम कम देंगे डिस्काउंट, तुमको 90% या 95% डिस्काउंट देंगे। तो क्या करेगा, 80 मान लें यहाँ पे 80 का उसको डिस्काउंट किया, 83 आया, 80 अपना नॉकऑफ किया, 3 बोला तूने, बराबर। तो बैंक हमेशा ये पर्सपेक्टिव देख के चलता है कि कहाँ पे हमको क्या क्या कॉस्ट जो इन्वॉल्व हो सकता है, जहाँ पे एडिशनल खर्चा हो सकता है, उस खर्चे को कहाँ पे हम इस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर 85 दे दो, फिर कस्टमर से वो पैसा लो, ये लो, वो लो, होता कि नहीं होता, कस्टमर बोलता कि नहीं भाई हम तो एक्सेप्टेंस दे देते हमें, तो डिस्प्यूट बढ़ने लगता है। तो बैंक कभी भी डिस्प्यूट वाला ट्रांजेक्शन, डिस्प्यूट वाला चीज़ नहीं लेता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड लेगा, डिस्प्यूटेड, ठीक है। डिस्प्यूट बोलेगा भैया तुम ट्रेड डिस्प्यूट में लेके चलो फाइनेंस करेंगे, बैंक खुद ही फंस जाएगा, ठीक है। अगला एलसी बताओ, बैक टू बैक, बैक टू बैक एलसी, एक 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 करके बैक टू बैक एलसी। अब बैक टू बैक एलसी क्या होता है, नाम ही से पता चल रहा है, एक का पीछे दूसरा बैक किया, ठीक है। तो बैक टू बैक एलसी का मतलब है कि एक सब, ये जनरली जो है ट्रेडर लोग इस्तेमाल करता है। ट्रेडर मतलब एक से माल लिया और दूसरे को माल बेचा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सपोज जैसे सिंगापुर में एजेंसी बैठ गया, सिंगापुर में ट्रेडर बैठ गया, ठीक है, और ट्रेडर इंडिया में चलो बायर लिया, इंडिया में बायर लिया, बोला कि भाई ये हमको माल खरीद, ये माल हमको रिक्वायरमेंट है, ये माल दो। तो क्या करेगा, ये जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरर है, मान लो एक्स है, उससे गुड्स लेगा और गुड्स लेके इसको भेजेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो सिंगापुर का ट्रेडर बैठा है, इसका बैंक होगा, ये मैन्युफैक्चरर क्या बोलेगा, हमको भैया तुम एलसी दो, तुमको हम माल देंगे। अब ये क्या बोलेगा इसको, भैया तुम हमको एलसी दो, तुमको हम तुमको माल देंगे, ठीक है। तो ये जो एलसी खोलता है इसको LC1 बोले। अब ये जो एलसी इसको मिला ट्रेडर को, ये एलसी एज ए सिक्योरिटी रख देता है बैंक में, और इस एलसी का मिरर 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 बोलते हैं, जैसा लिखा है वैसा मिरर, इसको खोल देगा LC2, ठीक है। तो इसी को LC2 को बोलते हैं बैक टू बैक। तो LC2 बोलेगा तो वो उसमें एप्लीकेंट कौन रहेगा, ये इसमें एप्लीकेंट हो गया ये बेनिफिशियरी, ये इसमें एप्लीकेंट हो गया ये, इसमें हो गया बेनिफिशियरी। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी रहेगा सब टर्म्स कंडीशन सब इसमें रहेगा, खाली क्या हो जाएगा, प्राइस में वेरिएशन हो जाएगा। ऐसा बैंक गारंटी के भी केस में होता है ना, एलसी को ऐसे सिक्योरिटी रख करके बैंक गारंटी भी बहुत सारी बैंक इशू करती है। SBLC होता है वो, अमेरिका में। तो इसमें ये हो गया। अब इसमें क्या होगा भैया, ये खोला है 90 डेज का LC, तो यहाँ पे क्या बोलेगा आप, 120 दिन का LC खोलो, इसको ये पहले पैसा आएगा तब ना उसको पैसा देगा, ठीक है। यानी कि टर्म्स कंडीशन सब इससे मैच करेगा, तो इसी को बोलते हैं बैक टू बैक LC। अब इसमें क्या करेगा, इसको डॉक्यूमेंट सब इसके नाम पे बनाएगा, ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे आया, ठीक है,
ये बैंक के पास डॉक्यूमेंट आया, इसको पेमेंट किया, और इस डॉक्यूमेंट में फिर क्या क्या जो इसका डॉक्यूमेंट था वो डॉक्यूमेंट निकाल लिया और अपना डॉक्यूमेंट उसमें क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या बोलते हैं उसको, सब्स्टिट्यूट। ये सब्स्टिट्यूट वर्ड बहुत सारा सुनेगा तुम लोग। इस डॉक्यूमेंट को हटा के दूसरा डॉक्यूमेंट लगाया। अब इनवॉइस किया, इनवॉइस रहेगा, इनवॉइस क्या वो इसका इनवॉइस उसमें डालेगा, नहीं डालेगा, अपना इनवॉइस डालेगा। चेंज कर देंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज इसका रहेगा, इसका डालेगा, नहीं डालेगा। तो उसका क्या बोलता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट इसमें सब्स्टिट्यूट कर देगा और सब्स्टिट्यूट करके इसको प्रेजेंट कर देगा, फिर इससे ये ऐसा। कोई डाउट, कोई दिक्कत? ऐसा एलसी खुलता है, लेकिन जो इंडिया में खोल रहा है क्या उसको पता चलेगा? लेकिन इंडिया में अगर ये ट्रेडर बैठा है तो पता, ठीक है, इंडिया में अगर ऐसा तेरा बैठा, इंडिया में बैठा है तुम्हारा ट्रेडर जो XYZ से माल लिया और XYZ को बेचा, ठीक है, तो बराबर। यहाँ कोई दिक्कत? अभी इसमें एक चीज और आ जाता है। अब ये बोलेगा कि भाई इंडिया में अगर ये ट्रेडर बैठा है, ठीक है, और एक के माल लेके दूसरे को माल बेच रहा है, तो ये तो मर्चेंटिंग ट्रेड का केस हो गया भाई। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ये बोला इसका जो माल खरीदने वाला है वो इंडिया में ही है, तो भैया बैक टू बैक एलसी हो जाएगा। हाँ, अगर वो इंडियन टेरिटरी को टच करेगा तो फिर वहाँ पे तो दूसरा चीज हो जाएगा। बैक टू बैक हो जाएगा, लेकिन ये इंडियन टेरिटरी से बाहर हो जाएगा, तब ये एक्सपोर्ट एलसी अलग हो जाएगा और इम्पोर्ट एलसी अलग हो जाएगा, दो अलग अलग एलसी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इंडिविजुअल एलसी हो जाएगा, मतलब हाँ, अपना जनरल एलसी इंडिविजुअल अलग अलग एलसी हो जाएगा, दो अलग एलसी हो जाएगा। इम्पोर्ट का डॉक्यूमेंट आया, वहां से ये किया, वहां डॉक्यूमेंट सब्स्टिट्यूट किया और एक्सपोर्ट का भेजा। और लेकिन यहाँ पे जब ये चीज मर्चेंटिंग ट्रेड आ जाएगा तो यहाँ पे क्या एक चीज देखेंगे, इंडियन टेरिटरी को टच कर रहे हैं। मर्चेंट ट्रेड में सर ये चेक करेंगे पेमेंट टर्म। अगर एलसी का पेमेंट टर्म बोला कि भैया 6 मंथ है, तो क्या हम लोग एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे बताओ? 4 महीने का रहता है, 4 महीने का रहता है उसका। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे तेरे पास आ जाएगा 6 महीने का पेमेंट टर्म, भैया भाई ये मर्चेंट ट्रेड का एलसी है, तुम करो। पहले ही से तुमको पता चल गया कि आरबीआई का जो रेगुलेशन उसको ब्रीच कर रहा है, खत्म। यहीं पे तुमको आ गया 4 मंथ का, ठीक है, करते हैं। आ गया तेरे पास 3 मंथ का। अब यहीं पे तुमको बोला कि भाई जो इंपोर्ट वाला है हम 4 महीना का रखे हैं और एक्सपोर्ट वाला ये 5 महीना का रखें, करेगा? ये आ गया 2 महीना का, इसको रखा 3 महीना का, करेंगे। मैक्सिमम लिमिट के अंदर होना चाहिए, परमिसिबल लिमिट के अंदर होना चाहिए, समझा जी? कोई डाउट? तो देखा एक ही चीज पे कैसे ये क्वेश्चन ट्रिक हो गया, बराबर? क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है। हाँ, अगर एलसी क्या है, रिवॉल्विंग एलसी, ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल। चलो ट्रांसफरेबल एलसी अगला आएगा आएगा आएगा। एसबीएलसी होता है ना, शांत। ट्रांसफरेबल एलसी, ठीक है। ट्रांसफरेबल एलसी भी जो है ये बैक टू बैक एलसी का एक उसी के तरीके से है, मतलब जो बोलोगे स्ट्रक्चर, जो बोलो काम करने का तरीका जो बोलोगे वही है, लेकिन इसमें क्या होगा, हाँ? इसमें डॉक्यूमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे क्या होता है, जैसे वहां पे क्या था तुम्हारा बैक टू बैक एलसी में 2 अलग इंस्ट्रूमेंट हो गया। ट्रांसफरेबल एलसी में क्या है कि एक ट्रांसफरिंग बैंक होगा, इसी बैंक को एलसी रेस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। इसके पास एक एलसी आएगा और दूसरा एलसी इसी से जाएगा, ठीक है।
इसका पास एलसी आया 100 का, आगे जाएगा 110 का। मतलब वो जो आप जो बोल रहे हो वो एडवाइजिंग बैंक एक ही रहेगा, ट्रांसफरिंग बैंक एक ही रहेगा। एडवाइजरी अलग से बैंक जुड़ता है भाई। एडवाइजिंग बैंक अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है। वहाँ पर वो मेंशन करता है कि एडवाइजिंग बैंक इज ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर द एलसी। हाँ, लिखा रहता है, और कौन से बैंक को ट्रांसफर कर सकता है वो भी लिखा रहता है। और वो एलसी फिर रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, 41A जो रहता है 41A 41D, वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा ट्रांसफरिंग बैंक को। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट का जो रूटिंग है वो इसके पास में आना चाहिए और फिर इसी से वापस जाना चाहिए। अभी उसमें क्या था, कितना बैंक इन्वॉल्व था, एक ये बैंक, एक दूसरा बैंक और एक तीसरा। यहाँ पे क्या हुआ, एक इसका बैंक और ये कॉमन काम कर रहा है, इसको खाली एडवाइस करके दे रहा है। यानी कि एक एलसी तो एक ये कर रहा है, रिसीव कर रहा है, और उस एलसी को फिर ये नया एलसी खोल के दे रहा है तीसरे को। ठीक है, लेकिन सर एक एलसी ओपन हुआ ही है, तो ये एप्लीकेंट है, वो उसको दिया, उसी एलसी को ट्रांसफर करके दे रहा है। वहाँ पर वो बेनिफिशियरी, वो अलग एलसी खुल गया। हाँ, तो वहाँ पर वो एप्लीकेंट बन गया। हाँ, तो ये जो एडवाइस, अच्छा हाँ, यहाँ पे ये एलसी खोला ना, ये एलसी खोला, ये ट्रांसफरिंग को जो एजेंट है उसके नाम पे खोला। ये एजेंट जो है एलसी लेके आया कि भाई ये एलसी मेरे को ट्रांसफर करके दो, और ये एलसी पे ट्रांसफर करके देगा इसको आगे। इसमें कम ट्रांसफर होगा, कम 100 का लिया है तो 90 ट्रांसफर होगा, ज़्यादा होगा तो इसको कॉस्ट ज़्यादा हो गया ना, कम ट्रांसफर। अब इसमें एक चीज़ होता है कि क्या क्या टर्म्स कंडीशन चेंज कर सकता है। ठीक है, एलसी का एक्सपायरी, ठीक है, वो बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है। इंश्योरेंस बढ़ा सकता है, ठीक है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो नहीं घटा सकता। वो घटा बढ़ा, ये एक क्वांटिटी इसे ले रहा है, एक क्वांटिटी इसी से उतना ही ये करेगा ना। लेकिन अगर एलसी का एक्सपायरी रखा है यहाँ पे, मान लो फरवरी में रखा है, इसको एलसी एक्सपायरी जनवरी नहीं, ये नहीं, इसको घटा सकता है, बढ़ा नहीं। अगर ये फरवरी का रखा है और फिर एलसी एक्सपायरी ये मार्च में रखा, तो ये भेजेगा मार्च में, तब तक एलसी एक्सपायर हो जाएगा, इसीलिए इसको घटा सकता है, एलसी एक्सपायरी को घटा सकता है। ये फरवरी रखा तो ये कर देगा जनवरी, तो ये जनवरी के पहले देगा, तब नहीं फरवरी में इसको भेजेगा, बराबर। तो इसमें अमेंडमेंट होने का कभी चांसेस रहता है। हाँ, अमेंडमेंट इंश्योरेंस और एलसी एक्सपायरी में हो सकता है बस, बाकी टर्म्स कंडीशन सेम रहेगा। और जो वैल्यू है, वैल्यू डिक्रीज इनहेंस करेगा तो फिर इसको लॉस हो गया ना। लॉस हो गया। तुम 100 का एलसी लेके 110 का किसी को सिक्योरिटी दोगे, तुम 90 में माल लोगे तब ना 100 में बेचोगे, तो ये हो गया ट्रांसफरेबल एलसी। अब सेम है, ये डॉक्यूमेंट इसके पास से डॉक्यूमेंट आएगा, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट सब निकालेगा, जो कॉमन डॉक्यूमेंट है वो रखेगा, बाकी डॉक्यूमेंट अपना डॉक्यूमेंट लगा के इसको भेज देगा। अब इसके पास ये पैसा आएगा, ठीक है, अब इस पैसे में से, ठीक है, जो है 90 का इसको आगे कर देगा और 10 इसको दे देगा। 10 अपना होल्डिंग बैक टू बैक में क्या था, उधर से 90 आया, 90 पेमेंट किया, इधर से 100 आया, यहाँ पे ये हो गया, करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, अगला एलसी क्या है? स्टैंड बाई। हाँ, उसके बाद रिवॉल्विंग बता देंगे। स्टैंड बाई को एसबीएलसी बोलते हैं, ठीक है। एसबीएलसी का एक अलग गाइडलाइन ही है, उसको ISP 98 बोलते हैं। जैसे UCP 600 है, वैसे ये अलग गाइडलाइन है, ठीक है। ये स्टैंड बाय प्रैक्टिस, ये सिर्फ है, ये क्या है ना, जो USA में जो है बैंक गारंटी परमिट नहीं करता है, तो उसका अल्टरनेट बना के दिया SBLC, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, अभी ये क्या हुआ, इसमें जैसे LC में डॉक्यूमेंट घूमता है ना, बैंक गारंटी का पर्पस तुम जानते हो कि भाई बैंक गारंटी का है कि भाई नॉन परफॉर्मेंस है, तो भैया उसको पेमेंट, ये सिर्फ परफॉर्मेंस गारंटी रहता है, ये SBLC नहीं,
तब हो सकता है हाँ। उसको फाइनेंशियली ट्रीट किया जाता है जनरली, इसलिए अब इसमें क्या होगा कि जो SBLC बना, तो SBLC में क्या लिख देगा, भैया तुम जो है परफॉर्म नहीं कियो, उसका एक सर्टिफिकेट बना के दो, वो सर्टिफिकेट बैंक को प्रेजेंट करो, बैंक तुमको पैसा देगा। यानी वो बैंक गारंटी रहता है, लेकिन बैंक गारंटी को एज ए LC कर दिया बस। इसको स्टेट बैंक रख देता है, जैसे बैंक गारंटी यूज होता है। ठीक है, बैंक गारंटी में भी सेम, हाँ इसमें एक इनवॉइस भी हो सकता है, ऐड कर दें। हाँ बैंक गारंटी में भी सेम होता है कि भाई देखो, बैंक गारंटी का पर्पस ये है कि तुम काम नहीं ये करोगे तो तुम मेरे को पैसा दो, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है, बैंक गारंटी उधर से इन्वोक कर दिया, लेटर दे दिया, पैसा दे दिया। इसमें क्या होता है, बैंक तो प्रेजेंट करेगा, इसका जो बैंक रहेगा उसको बोलेगा देखो भैया ये ऐसा 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 टर्म्स कंडीशन नहीं किया, ये डॉक्यूमेंट लो, LC इशूइंग बैंक को भेजो, LC इशूइंग बैंक देखा बराबर है, उसको पैसा देगा, उसको एज ए LC जो डॉक्यूमेंट का रूटिंग या पेमेंट का रूटिंग एज ए LC के फॉर्म में हो गया, लेकिन पर्पस जो है बैंक गारंटी वाला ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं रिवॉल्विंग LC। रिवॉल्विंग LC के बारे में थोड़ा सा बताओ। इसमें सर ये रिवॉल्विंग LC मेंशन रहेगा, बताओ जी। इसमें दो टर्म भी आएगा, तुम बताओ। कम्युनिटी भी आएगा। हाँ, रिवॉल्विंग LC के बाद रिवॉल्विंग LC क्या होता है, वो डेफिनेशन बताओ। रिवॉल्विंग LC नॉर्मल LC जैसा यूज होता है, लेकिन वो कितना टाइम रिवॉल्व हो सकता है। अगर वो बेनिफिशियरी अपना कंसर्न रेज करता है कि इसको एक टाइम करना है, 2 टाइम करना है, तो जैसे उसकी एक्सपायरी हुआ वो वापस से सेम अमाउंट का वो रिन्यू हो जाएगा सेकंड टाइम, तो वो रिवॉल्विंग हो जाएगा। जितना टाइम उसने लिखा टर्म्स एंड कंडीशन में कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो वो अपना चलता रहेगा 2 टाइम्स। हाँ बराबर बराबर। तो रिवॉल्विंग LC क्या बोलता है, तो या एक LC हम खोल दिए 10 करोड़ का, अब ये LC जो है 1 साल तक चलाते रहो, लेकिन हमको हर महीना जो है कि 10 CR का खोले ना, हम हर महीना हम चाहे तो 2 करोड़ अप टू 10 करोड़ पैसा हम विड्रॉ कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। जो इसका ऑब्लिगेशन रहेगा, जो सप्लाई अप्लाई रहेगा, वो सब सप्लाई करके वो निकाल सकते हैं। और जब ये डॉक्यूमेंट जब पेमेंट हो जाएगा तो पैसा फिर से LC रीइंस्टेट होकर 10 CR हो जाएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम कितना टाइम कर सकता है, ये लिमिटेशन रहता है। 4 टाइम्स 5 टाइम्स। हाँ, अब यहाँ पे देखो कॉम्प्लिकेशन कैसे आता है। यहाँ पे एक चीज़ हो गया कि चलो 10 CR का LC हम खोल दिया, एक यहाँ पे होता है ऑटोमेटिक रिवॉल्वमेंट, और एक होता है बाय वे ऑफ अमेंडमेंट। मतलब कि भैया ये 10 CR का LC हमने खोल के दिया, रिवॉल्विंग LC। अब 10 CR में 2 करोड़ का मेरे पास डॉक्यूमेंट आया, ठीक है, 2 करोड़ का मैंने पेमेंट भी कर दिया। अब 2 करोड़ का फिर हम LC में अमेंडमेंट कर देंगे कि भैया LC में जो है अमेंड कर दिया, 2 करोड़ आपका फिर से बढ़ा के हम 10 करोड़ कर देंगे। यानी कि LC का एक्चुअल अमाउंट फिर क्या हो जाएगा, 12 करोड़। 12 करोड़ में 2 करोड़ ये यूज कर लिया, 2 करोड़ का डॉक्यूमेंट आ गया ना, डॉक्यूमेंट आ गया, पेमेंट कर दिया, और फिर 2 करोड़ बढ़ा दिया। स्टेट हो जाता है बात। हाँ, अमेंड करके मैंने LC कर दिया 12 करोड़, और 12 करोड़ में 2 करोड़ यूटिलाइज कर दिया, यानी कि एक्चुअल वैल्यू कितना रहा, 10 CR ही रहा। एक होता ऑटोमेटिक कि भैया LC में 2 करोड़ का डॉक्यूमेंट आया, 2 करोड़ का पेमेंट कर दिया, तो ऑटोमेटिक हो गया 10 CR फिर वापस। ठीक है, ये होता है। अब एक किस्म होता है कि एक कस्टमर बोलता है कि भाई आप एक काम करो, मेरा 100 करोड़ का लिमिट है, ठीक है, हम अप टू 100 करोड़ तक का हम ये कर सकते हैं, हमको बाय वे ऑफ अमेंडमेंट नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए। तो बैंक क्या करेगा, भैया 100 करोड़ का LC खोल देगा, अपना सिस्टम में 100 करोड़ खोल देगा, लेकिन भेजेगा 10 CR का। तो इसमें फिर जितना डॉक्यूमेंट आते जाएगा अप टू 100 करोड़ जाके फिर क्या होगा, वो यूटिलाइज खत्म हो जाएगा। हाँ, तो इसमें एक क्वेश्चन रहता है सर कि मान लीजिए रिवॉल्विंग SBLC में अगर मान लीजिए 4 टाइम्स रिवॉल्व है, 5 टाइम्स मान लीजिए 10 CR का, तो हम जो खोलेंगे वो उसका जो फेस वैल्यू रहेगा LC का, वो कितने का रहेगा, 50 करोड़ का रहेगा, फेस वैल्यू उतना ही रहेगा, 10 करोड़ का ही रहेगा। फेस वैल्यू उतना ही रहेगा। लेकिन हम जो चार्जेस करेंगे एक क्लाइंट से कब तक करेंगे, हम 5 टाइम्स रिवॉल्विंग करेंगे। हाँ, 5 टाइम करेंगे। यहाँ पर सर बोलो बोलो बोलो। बिजनेस कॉल रहता है ना, नहीं देखो,
सिंपल सा बात है। चार्जेस वो बोलता है कि देखो, फर्स्ट नहीं। फर्स्ट सीढ़ी का लेने हैं, देखो, होगा तब। 10 CR का मेरे पास ये था, रिवॉल्विंग एलसी खोला है, 2 करोड़ का डॉक्यूमेंट आया, ठीक है, 2 करोड़ का डॉक्यूमेंट आया, फिर मैंने 2 करोड़ का पेमेंट करके खत्म कर दिया, तो 2 करोड़ से फिर से उसको इनहेंस करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 2 करोड़ का आइडियली हमको फिर से चार्जेज लेना चाहिए। अब यही हम क्या कि भाई ठीक है, तुम 10 करोड़ का 10 बार कर सकते हो, अप टू 100 करोड़, तो 100 करोड़ के ऊपर चार्ज लेंगे, ना कि 10 CR के ऊपर। अच्छा, अगर रीइंस्टेट नहीं रहेगा तो ऐसे बैंक कोई अलग से देता है कि मैंने ठीक है हम 10 CR का लेंगे, तो बैंक का अपना बैंक का पर्सपेक्टिव है, लेकिन आइडियली बोलोगे तो आइडियली ऐसा होना चाहिए, है ना। मान ले तुम्हें, तेरे पास 10 करोड़ का दिया, सिक्योरिटी दिया, 10 करोड़ में 2 करोड़ वो यूटिलाइज कर लिया, और फिर से 2 करोड़ का रहा है, तो 2 करोड़ को जो यूटिलाइज कर लिया उसके ऊपर उसको चार्ज नहीं मारोगे? नहीं, ये प्रोस्पेक्टिव मैंने एसबीएलसी से पूछा। एसबीएलसी पे हाँ, दोनों, एलसी पे तो रिवॉल्विंग एलसी भी होता है, एलसी भी होता है। हाँ, नहीं एसबीएलसी एलसी में तो चलिए ठीक है 10 करोड़ का है, 2 करोड़ अगर पेमेंट करेगा वो, तो बाय डिफॉल्ट एलसी का वैल्यू घट के 8 करोड़ हो जाएगा, फिर से अगर बढ़ाएगा, लेकिन एसबीएलसी में तो ऐसा होता नहीं है। एसबीएलसी में अगर 10 करोड़ डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेगा तब ना, हाँ, प्रेजेंट अगर नहीं होगा तो फिर वो नहीं होगा, वो चलता रहेगा। जितना 10 करोड़ का एलसी है वो हर मंथ में बिना डॉक्यूमेंट प्रेजेंट का रिवॉल्व होते होते वो चलता रहेगा, 10 CR का 10 CR ही रहेगा। डॉक्यूमेंट जब प्रेजेंट होकर तुम्हारे पास आएगा और तुम उस डॉक्यूमेंट का जब पेमेंट उसको क्लियर करते हो, तब जाके फिर हमको एलसी का वैल्यू बढ़ाना है। जब एलसी में डॉक्यूमेंट अगर प्रेजेंट नहीं होता है तो फिर तुम एलसी का वैल्यू कैसे बढ़ाओगे? वो तो ऑलरेडी उतना है ही ना, बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। बढ़ाने का जरूरत तब है जब उसमें डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हो और उसको हम क्लेम पास करें, तब वो जरूरत है वहां पे। तो अपने पास दोनों तरीके से होता है, दोनों तरीके में से जो है जिस तरीके से होगा उस तरीके से किया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया रिवॉल्विंग। और कोई एलसी का टाइप बचा? हाँ, खत्म। चलो ठीक है, अब जो है हम लोग घंटे का वीडियो